हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, जिसमें कि सेक्शन ए के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। आज हम लोग को यहाँ पर सेक्शन बी के क्वेश्चंस करना है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेक्शन बी में जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस रहते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें हम लोग जेईई मेंस के पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद नीट के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सेक्शन बी में जो पहले जेईई मेंस के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ बताया गया, which of the following property will change when system containing solution 1 will become solution 2। यहाँ पर ये solution 1 है, ठीक है, ये solution 1 है, और इससे हम पहुँचते हैं यहाँ पर solution 2 पे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ से वहाँ पर जाने पर वो चेंज होगी, will change, ठीक है, क्या ऐसा होगा जो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले आपको बताया गया 10 मोल ऑफ सोल्यूट, एक्स नाम का 10 मोल का सोल्यूट 10 लीटर वाटर में प्रेजेंट है, और यहाँ पर बताया गया 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इस पूरे सोल्यूशन का 1 लीटर उठा लिया गया, जिसमें आपको मिलेगा क्या, 1 मोल ऑफ सोल्यूट एक्स और 1 लीटर सोल्यूशन। मतलब ऐसा बताओगे 1 लीटर में आपका क्या हो जाएगा कि एक्स 1 मोल सोल्यूट आपका 1 लीटर में प्रेजेंट है। अगर आप देखें यहाँ से यहाँ पर जाएं, 10 लीटर में 10 मोल, 1 लीटर में 1 मोल, मतलब आप बताओगे कंसंट्रेशन में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, ठीक है तो भाई, ठीक है, n/v करोगे तो आपका यहाँ पर भी 10/10 1 और 1/1 1 आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और याद रखना, आपको बताया है कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, भले ये 10 मोल 10 लीटर में, 1 मोल 1 लीटर में था, तो आपको पता है इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, हमारी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। क्या डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ना चाहिए? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, कहता है 1 लीटर ले लो, 10 लीटर ले लो, तो 50 लीटर ले लो। डेंसिटी तो वहां पर इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, वहां पर सॉल्यूशंस का तो फिक्स ही होगा। तो डेंसिटी भी जितनी यहाँ पर थी उतनी ही रही होगी, कंसंट्रेशन जितनी थी उतनी रहेगी। और मोलर हीट कैपेसिटी, याद रखना, मोलर हीट कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा, हमारा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। अगर हीट कैपेसिटी बोलता तो उसको कहते हैं भाई ये तो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी मतलब पर मोल का जो हीट कैपेसिटी इसमें आएगा, पर मोल का हीट कैपेसिटी बाद में भी आप निकालेंगे तो सेम आएगा। तो हमें ऐसा देखना था कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पर आपने देखा 10 लीटर 10 मोल यहाँ पर था, 1 लीटर 1 मोल यहाँ पर आया, तो अमाउंट तो कम हुआ है। तो उस अमाउंट के कम होने पर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है, कौन सी ऐसा थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज या फिर ऐसा यहाँ पर दिया गया है जो चेंज हो सकता है। आपको पता है गिब्स फ्री एनर्जी, और मैंने कहा था क्यों, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाता है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता था। क्या हो जाता था भाई, अब बताओगे, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, और ये चेंज होगा। तो यहाँ पर हम कौन सा टिक करेंगे, फर्स्ट वाला टिक करेंगे, ठीक है। डेंसिटी, कंसंट्रेशन, मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है तो चेंज नहीं होगा। रही बात डेंसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इंडिपेंडेंट टू अमाउंट और मैटर, तो इसलिए वो नहीं चेंज होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बताया है, अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर दैट रिप्रेजेंट द पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज या फिर ऐसी क्वांटिटीज जो इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है, लेकिन हम कौन सी मैकेनिज्म, कौन सा पाथ वहां पर फॉलो करते हैं उस बात पे भी डिपेंड करता है, उसी को कहते हैं पाथ फंक्शन, ठीक है। और एक था मैंने स्टेट फंक्शन, जो कहता है कि आपने कौन सा पाथ, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो की, उससे मतलब नहीं है, बस इनिशियल फाइनल अगर सेम है तो वहां पर डेल्टा एच की वैल्यू, फिर ऐसे जो भी स्टेट फंक्शन की क्वांटिटीज थी उनके लिए वैल्यू सेम आती थी, ठीक है, चाहे पहले पाथ से चले, दूसरे से, तीसरे से। लेकिन यहाँ पर आपसे बताया गया पाथ फंक्शन, तो मैंने बताया था Q प्लस डब्ल्यू। देखो, अगर Q प्लस डब्ल्यू ऐसा नहीं, मैंने आपको बताया था पाथ फंक्शन में एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, मैंने कहा था हीट आ जाता जिसको हम यहाँ पर Q से दिखाते हैं, एंड वर्क डन जिसको हम W से दिखाते थे। हीट जिसको हम किसे दिखाते थे, Q को, और वर्क डन जिसको क्या दिखाते थे, W। ये दोनों पाथ फंक्शन की क्वांटिटीज हैं। और याद रखना, यहाँ पर आप बताओगे सर इसमें तो दोनों को जोड़ दिया है, दोनों को जोड़ करके ही, क्योंकि जब दोनों जोड़ते हैं तो Q डेल्टा U बराबर Q प्लस डब्ल्यू, तो वो बन जाता है इंटरनल एनर्जी जब इन दोनों को ऐड करते हैं। और इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताया था ये क्या हो जाता है, स्टेट फंक्शन की क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब आप बताओगे नहीं, इनको तो नहीं टिक करेंगे, ठीक है, ये स्टेट फंक्शन हो जाता है। और बताओ Q लिखा है, टिक कर दो, ठीक है, यहाँ पर W लिखा है तो टिक कर दो। अच्छा, यहाँ पर बताओ H माइनस टी, अब बताओ कि ये भी तो वही होता है, G बराबर H माइनस टी एस, और ये भी क्या हो जाएगा, आप बताओ, ये भी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। तो बताओगे इनको नहीं, तो हमारे जो पाथ फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं दो, और आपको बताया B और C, मतलब Q और W। तो B और C कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, हम इसको टिक कर देते हैं, ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन में कहा गया 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड, 1 मोल आइडियल गैस एक्सपेंड कर रहा है, फैलाव हो रहा है उसका, लेकिन कैसी कंडीशन पे कर रहा है, ये सब बहुत नोटिस करने वाली चीज है। 1 मोल आइडियल गैस को एक्सपेंड तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 10 डेसीमीटर क्यूब मतलब 10 लीटर से 20 डेसीमीटर क्यूब मतलब 20 लीटर, उसको एक्सपेंड कर रहे थे। पहले 10 लीटर था, अब वो एक्सपेंड करके 20 लीटर तक पहुंच चुका है, इतना वॉल्यूम। टेम्परेचर वहां पर पहले बताया कि आइसोथर्मल है, तो इनिशियल में और फाइनल में 300 केल्विन है। कह रहे डेल्टा यू क्यू एंड वर्क डन डब्ल्यू इन द प्रोसेस रेस्पेक्टिवली आर, और आपको इतने सारे डाटा यहाँ पर गिवन है। तो चलो सबसे पहले आप बताओ आप क्या करने वाले हो। अब बताओगे सर यहाँ पर क्या बताया गया है, आइसोथर्मल, और जैसे आइसोथर्मल आया है, जैसे आइसोथर्मल आया है तो डेल्टा यू की वैल्यू 0, आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब लगभग अगर आप कर रहे हो यहाँ पर लगभग इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपको चाहे नीट हो जेई मेंस हो उन सब में, तो आपको लगभग 20 to 30% क्वेश्चंस में आपको आइसोथर्मल ऐसी कंडीशंस तो बोल ही देता है। तो यहाँ पर तुरंत जरा समझ लेना है डेल्टा यू तो 0 हो जाता है। चलिए अभी क्या करना है हम लोग को, अब आपको बताया एक टर्म्स मैंने आपको सिखाया था, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर किसी भी प्रोसेस के लिए अगर डेल्टा यू 0 हो जाएगा, मैंने कहा था क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू, मतलब क्यू और डब्ल्यू की वैल्यू तो फिक्स होगी, इतना तो क्लियर हुआ, लेकिन उन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, अलग अलग होंगे। अच्छा बड़ी अच्छी बात यहाँ पर देखो, कह रहे हैं कि सब में डेल्टा यू पूछा तो, लेकिन सब में डेल्टा यू की वैल्यू 0 बोल दी। केवल अगर आपको लगता है बस इतना हमें पता है आइसोथर्मल डेल्टा यू 0, तो कह रहे हैं सब में 0। अब आगे बताओ, अब अगर आपको बताया कि अच्छा ये पता है हमें वहां पर, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होगी, बस साइन बदल जाएगा। अच्छा यहाँ पर अगर हम आते हैं यहाँ पर 21.8 1.7 21 पॉइंट इतना 21, तो अब बताओ कि ये वाला ऑप्शन हम कैंसिल कर देंगे कि दोनों की वैल्यू सेम ही नहीं है। अच्छा इस वाले को क्यों कट करेंगे, क्योंकि अब बताओगे दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन क्या हो जाता है कि अब बताओगे कि यहाँ पर साइन सेम दिख रहा है, इसकी वजह से ये गया, लेकिन अब भी मार्केट में 2 ऑप्शन बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा इसमें किलो जूल लिखा है, इसमें जूल लिखा है, तो चलो अब देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि इससे नहीं हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। आपको बताया वर्क डन, अगर आपको यहाँ पर 1 मोल है, आइडियल एक्सपेंशन आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली है, रिवर्सिबली इतने से इतना यहाँ पर वो रिवर्सिबली मूव कर रहा है, और आइसोथर्मल अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो वर्क डन का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद है, वहाँ पर बताया था -2.303 NRT लॉग बेस 10, अगर वॉल्यूम देगा तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ऐसे हो जाता है। तो अब जब इसका हम फॉर्मूला रख करके इसको सॉल्व करते हैं, 2.303 कितने मोल की बात कर रहे हैं, अब बताओगे सर 1 मोल की बात कर रहे हैं तो 1 रख दो। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर किलो जूल के साथ ऑप्शंस है, जूल के साथ है, तो हम किलो जूल के हिसाब से रखते हैं, तो अब याद रखना 8.3 × 10 की पावर -3 आ जाता है ना, ये किलो जूल के, जूल होता है तो 8.3 रख के चल देते हैं। चलो अभी यहाँ पर टी भी रखना है ना, टी कितना है 300, उसके बाद लॉग V2, फाइनल वॉल्यूम 20 है, क्योंकि V2 मतलब फाइनल, अपान ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 2। अब मैं इसकी वैल्यू को अगर बताऊं, हमारे पास आता है -2.303 इंटू 8.3 10 की पावर -3, उसके बाद 300, और याद रखना यहाँ पर क्या बच रहा है log 2, और log 2 की वैल्यू सबको पता है 0.30, और जब इन सभी टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस तो है साइन, देखो इसको तो कोई काटने वाला है नहीं, तो माइनस और आपका ये वैल्यू जो आ जाएगा 1.718 इतना किलो जूल, और ये क्या है आपका वर्क डन आ जाता है, क्या आ जाता है भाई वर्क डन। और आपको बताया है जितना वर्क डन की वैल्यू सेम क्या हो जाएगी वहाँ पर, क्यू की वैल्यू बस साइन, माइनस है तो वो प्लस, प्लस होता तो वो माइनस हो जाता, तो क्यू बराबर आप बताओगे ये भी सेम हो जाएगा, क्योंकि जब आप इस वैल्यू में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, अब बताएंगे यहाँ पर प्लस 1.718 इतना किलो जूल। तो हम क्या बोलेंगे भाई, कौन सा ऑप्शन को टिक किया जाए, अब बताओगे डी वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, इसी को टिक करते हैं, ऐसा समझ में। तो कुछ था नहीं, बस यहाँ पर ये वाला, क्योंकि इस पर भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे, चाहे नीट के क्वेश्चन हो चाहे जेईई मेंस के हो, आप देखेंगे क्वेश्चंस मिलता है डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, आइसोथर्मल बोल दिया वो 0 हो जाता है, कभी बोल देगा एडियाबैटिक प्रोसेस तो ये 0 हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसी में से किसी न किसी को देकर किसी दूसरे को पूछता है, तो वैसे सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे था। चलिए अगला देखें, यहाँ पर क्लियर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 54, ये एक अच्छा क्वेश्चन, इसको देखते हैं यहाँ पर। कह रहे टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर अ फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर 10 डिग्री सी टू आइस एट -10 डिग्री सी। क्वेश्चन समझ रहा, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको टोटल एंथैल्पी डेल्टा एच का टोटल चेंज क्या होगा। हो सकता है कहीं पर रिवॉल्व हो, कहीं पर एब्जॉर्ब हो, सब कुछ मिला जुला कर बस आपको कह रहे हैं एक जगह से दूसरी तक चलना है। कहां से? आपके पास वाटर है, कितना वाटर? 1 मोल वाटर आपको दिया गया, वो अभी अभी कहां पर है? 10 डिग्री सी टेम्परेचर पे, पॉजिटिव में है 10 डिग्री सी, और उसको हमें आइस में पहुंचाना है जहां पर टेम्परेचर -10 डिग्री सी हो जाए। तो यहां से लेकर के वहां तक पहुंचने में जो सफर तय करना पड़ा है, टोटल वहां पर डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा दिए गए हैं, जैसे कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन्स x किलोजूल पर मोल। यहाँ पर Cp का मतलब होता है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया गया है वाटर के लिए y जूल पर मोल, याद रखना यहाँ पर किलोजूल, वहाँ पर जूल का टर्म्स आया है। और यहाँ पर फिर से मोलर हीट कैपेसिटी, और यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर वाटर लिक्विड लिखा था, यहाँ पर सॉलिड, ये सारी जानकारी दिया गया। चलो सबसे पहले हम देखें पहुँचे कैसे वहाँ पर। देखो क्वेश्चन तो ये है, कह रहे भैया H2O किस फॉर्म में? लिक्विड, इसे हमें पहुंचाना है H2O सॉलिड में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का सफर ऐसे नहीं कि हम तुरंत पहुंच गए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के हिसाब से चलता है। तो अब आपसे ये पूछा गया, लेकिन हम कहेंगे देखो सबसे पहले ये कौन से टेम्परेचर पे है बताओगे? अभी तो ये 10 डिग्री सी पे है ना, 10 डिग्री सी। कह रहे यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 10 डिग्री से वो कहाँ पर आ जाएगा? 0 डिग्री से। डायरेक्ट हम माइनस थोड़ी लेके जाएंगे, कैसे प्रोसेस होता है यहाँ पर देखना। 10 डिग्री से, 10 डिग्री के लिक्विड से वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 0 डिग्री के लिक्विड पे आ जाता है। 0 डिग्री, लेकिन है तो 0 डिग्री पे आ चुका है, क्योंकि हमने 10 डिग्री से 0 डिग्री पे लेके आए, और 0 डिग्री पे आ चुका है, लेकिन अभी भी कैसा है? लिक्विड फॉर्म में। अब इसको हम लेके जाते पता है कहाँ पर? कहेंगे कि अब इसको हम 0 डिग्री पे ही रखते हैं, लेकिन अब 0 डिग्री के इसके सॉलिड पे लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखना ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यहाँ पर लिक्विड से ये क्या जाएगा? सॉलिड में जाएगा। और कहाँ पर? अपने मेल्टिंग पॉइंट या फिर वहाँ पर फ्यूजन वाले पॉइंट्स पे, क्योंकि जैसे वाटर का, आइस का आपको पता है 0 डिग्री, 0 डिग्री पे लिक्विड भी और ये दोनों पाता है। तो 0 डिग्री से लिक्विड से हम 0 डिग्री से आइस पे जा रहे हैं। फिर अभी आपको पता है कि आइस तक पहुंच चुके हैं, और हमारा टारगेट है कहाँ पर? यहाँ पर कह रहे हैं कि 10 डिग्री सी के -10 डिग्री से। अब यहाँ से जब यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है, तब हम पहुँच जाएंगे -10 डिग्री सी के, मतलब और ठंडा करेंगे तभी। ऐसे प्रोसेस हम वहाँ पर पहुँचेंगे। यार समझ में, पहले 10 डिग्री सी लिक्विड को 0 डिग्री सी लिक्विड में, फिर 0 डिग्री के लिक्विड को 0 डिग्री के आइस पे, मतलब सॉलिड फॉर्म मतलब आइस, फिर यहाँ से तब जा करके माइनस में लेके जाएंगे। अब सवाल आता है कि अब इसी पे यही आपसे पूछा जा रहा है। अब बताओ कि इस रास्ते में भी जितनी हीट का चेंज आएगा इनकी हीट के बराबर, क्योंकि ये किसने समझाया था? हेस लॉ ने हमें बताया था। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि ये 10 डिग्री से 0 डिग्री से लिक्विड पे आए, तो आपको पता है ये ठंडा करना पड़ता है ना, क्या करना पड़ता है? उसको कूल करना पड़ता है, तभी तो यहाँ पर 10 से 0 हुआ है। और इस दौरान कितनी हीट बाहर निकालनी पड़ी होगी? ठंडा करने मतलब हीट को बाहर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हीट निकलेगी उसके लिए जो फॉर्मूला चलता है यहाँ पर NCP डेल्टा टी, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे चल रहा है, NCP डेल्टा टी होगा। ठीक है, कितने मोल है उनका, मोलर हीट कैपेसिटी कितना है, चेंज इन टेम्परेचर। तो जब भी हम एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे जाएंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। फिर अगर हम देखते हैं कि 0 डिग्री से लिक्विड पे 0 डिग्री से, यहाँ पर केवल फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है इस प्रोसेस को सॉलिड से लिक्विड बनना फ्यूजन कहते हैं, लिक्विड से सॉलिड यहाँ पर आप बताओगे। इसलिए यहाँ पर जो हीट का चेंज होगा इसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहेंगे। क्या बोलते हैं भाई? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, टेम्परेचर वगैरह में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, बस फेज बदल रहा है। फिर अब यहाँ से हमने 0 सॉलिड पे आ गया, अब 0, अब -10 पे जाना है। फिर अब टेम्परेचर बदल रहा है, जब टेम्परेचर बदलेगा तो कितनी हीट और निकालनी पड़ी होगी, क्योंकि यहाँ से 0 से माइनस में लेके जाना मतलब और ठंडा करना है, और ठंडा मतलब उसकी हीट को बाहर फेंकना है। तो बताओगे यहाँ पर फिर से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा NCP। अब बताओगे यहाँ पर NCP डेल्टा टी। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर, बस यहाँ पर याद रखना जो Cp आएगा ये अभी लिक्विड फॉर्म में ना, यहाँ का जो Cp वो लिक्विड वाला होगा, और यहाँ पर सॉलिड से सॉलिड भी जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉलिड वाला। बस यही सेम चीज करना है। अब हीट ऑफ रिएक्शंस आपको निकालना है, तो याद रखना हमें क्या करना पड़ेगा, ये हीट का चेंज, ये सब एंथैल्पी को बता रहे, ये प्लस ये करना है। तो बताओगे यहाँ पर NCP लिक्विड का डेल्टा टी प्लस
यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्रोसेस देखते रहना, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो अब बताओ कि फिर से NCP और P किसका, सॉलिड का, इंटू डेल्टा टी। बस अब वैल्यू रख दो, सही से सॉल्व कर लो। डेल्टा H बराबर, N का मतलब मोल को बताता है। देखते हैं इस बार मोल कितना कितना, वाटर की कहानी सुना रहा हमें 1 मोल से, तो हमने कहा ठीक है यहाँ पर 1 रख देते हैं, 1। और जब लिक्विड फॉर्म में है तो उसके CP की वैल्यू उन्होंने बताया है कि कितना, Y। हमने कहा ठीक है यहाँ पर Y रख देते हैं। और उसके बाद डेल्टा टी कैसे निकाला जाता है पता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। हम डिफरेंस निकालने बताओ कि 0 में से क्या घटाएंगे, 10, ऐसे हमने ये वाली वैल्यू लिख दी, प्लस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हमें दिया है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस साइन दिया। और आप खुद बताओ, अगर हम लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे, हीट तो वहाँ पर निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं। और जब हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो याद रखना यहाँ पर जो आएगा वैल्यू आएगा -x। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना, क्योंकि हम जितने भी CP की वैल्यू लिख रहे हैं वो जूल के साथ लिख रहे हैं, और यहाँ पर एक किलो जूल लिखा है, तो हम कहेंगे भाई एक काम करो, इनको भी जूल बना लो, ठीक है। ऐसे ये जो मैंने यहाँ पर -x, क्योंकि हमें प्लस करना था, ये वाला प्लस साइन, फिर इनकी वैल्यू हमने कहा कि भाई ये हीट इवॉल्व करनी पड़ेगी बाहर, तभी तो लिक्विड से सॉलिड में जा पाएंगे। तो अब बताओगे -x × 1000, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। याद रखना हमेशा, लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, हीट बाहर इवॉल्व होगी, इसलिए यहाँ पर हमने -x × 1000 किया, प्लस फिर से आता है NCP डेल्टा टी, ये सॉलिड के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, N की वैल्यू फिर से 1 है, CP की वैल्यू इन्होंने बताया सॉलिड के लिए Z है, तो यहाँ पर Z। फिर उसके बाद डेल्टा टी बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है -10, इनिशियल 0। इसको बचा करके सॉल्व करना है यहाँ पर, ठीक है, कहीं गड़बड़ी ना हो माइनस प्लस का। तो आपका ये कितना आ जाएगा बताओ, 0 - 10 का मतलब -10y, फिर यहाँ पर माइनस, आप बताएंगे 1000 × x, फिर ये कितना हो जाएगा बताओ, -10 - 0 मतलब -10। अब बताओ यहाँ पर -10 × z, ठीक है। अब अगर मैं इसी को आगे यहाँ पर सॉल्व करके लिखूँ तो याद रखना, ये देखना, आपको पता है यहाँ से 10 अगर मैं कॉमन कर लूँ, ठीक है, अगर यहाँ से मैं 10 को कॉमन कर लेता हूँ, मान लेता हूँ -10 को कॉमन करता हूँ, अगर मैं -10 को कॉमन किया, बताओ यहाँ पर क्या बचेगा, आप बताओ कि सर यहाँ पर बचेगा y, क्या बच जाएगा यहाँ पर y, ठीक है, प्लस। अच्छा यहाँ पर माइनस किया तो अब बताओ कि एक 0 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 10 गया तो यहाँ पर भी 100 बचेगा ना, 1000 था, तो अब बताओ कि यहाँ पर 100x आ जाएगा, प्लस यहाँ से भी 10 को लिया था, बताओ कि z आ जाएगा ये, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, ये आपका आंसर होगा। और इस हिसाब से अगर ऑप्शंस को हम मैच कराएं तो आपका डी वाला ऑप्शन मैच करेगा, -10 100x + y + z। तो बताइए डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत यहाँ पर, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, और आपको यहाँ पर क्या बताता है, अ लिक्विड व्हेन केप्ट इनसाइड, कहाँ पर रखा गया, इनसाइड थर्मली इंसुलेटेड। याद रखना, ये लाइन को अंडरलाइन करना है क्वेश्चन में, थर्मली इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल एट 25 डिग्री C वाज मैकेनिकली स्टेयर्ड, मैकेनिकली उसको स्टेयर किया जाता है फ्रॉम आउटसाइड। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। तो क्या वहां पर होगा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझना कि देखो यहाँ पर तो उन्होंने ऐसा बताया है, जब आपसे बताया गया थर्मली इंसुलेटेड है, ठीक है, और थर्मली इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल है, तो सबसे पहले आपको पता है थर्मली इंसुलेटेड का मतलब, आप ऐसा कुछ बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे मान लेते तुम्हारे पास क्लोज वेसल है कोई ऐसे, और थर्मली इंसुलेटेड है, मान लेते हैं ऐसा कुछ यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे क्लोज्ड वेसल है। और मान लेते हैं हमने यहाँ पर क्या किया, कोई ऐसे मेटल की रॉड ऐसे डाल दिया यहाँ पर,
और यहाँ पर फिर इसमें जो भी ऐसे सिस्टम्स लगे होंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पर करके हम क्या करते हैं, इसको ऐसे वहाँ पर मथते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी चीज़ें हैं, जब आप इसको मथेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज होगा, है कि नहीं। वैले यहाँ पर क्या हो जाता है, इंसुलेटेड क्लोज कंटेनर है। हाँ, यहाँ पर जो टेम्परेचर राइज होगा, क्यू बाहर नहीं निकले। अब बताओगे, साफ साफ लग रहा है क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है क्यू की वैल्यू 0 तो हो जाएगी, तो क्लियर है। क्या डेल्टा यू की वैल्यू 0 होगी, आप बताओगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर अंदर का इंक्रीज कर जाएगा जब उसको हम क्या करते हैं, बाहरी से वहाँ पर स्टेरर, मैकेनिकली स्टेरर विथ फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से कुछ भी यहाँ पर टेक्निक लगा करके हम क्या करते हैं, अंदर इंसुलेटेड कंटेनर को, ठीक है, यहाँ पर इस रॉड को ऐसे भी डाल करके यहाँ पर अंदर का टेम्परेचर, जब उसको वहाँ पर बहुत तेजी से हिलाएंगे तो टेम्परेचर वगैरह में चेंज आएगा। तो आप बताओगे डेल्टा यू तो कैन नॉट इक्वल टू 0, ये दो ऑप्शन कह रहे हैं 0 कर दो, आप बताओगे इनको पहले कैंसिल कर दो। और आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, है कि नहीं भैया, वहाँ पर आप उसको जब मथेंगे वहाँ पर, ठीक है, हीट तो बाहर नहीं निकलेगी, तो वो जो वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या बताओगे, टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 होगी। और आप बताओगे क्यू की वैल्यू 0, और याद रखना इसके साथ यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, वर्क डन आपको वहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहाँ पर होगा, तो आपको ये ध्यान देना, खास करके आपको ये डेल्टा यू पकड़ना था और क्यू की वैल्यू, इसके साथ जो ऑप्शन आपको सेट बैठ रहा है यहाँ पर आपका बी वाला, उसी को टिक करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सिंग ऑफ 1 मोलर बेस 1 मोलर एसिड लीड्स द लार्जेस्ट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। 1 मोलर बेस और 1 मोलर क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन के साथ एसिड लिया गया, उनको आपस में मिलाने के बाद कहा गया कि कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई देगा। देखो, एसिड और बेस आपस में अगर हम मिलाते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस होती है, और न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है, टेम्परेचर को हीट को रिलीज करेगी। तो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको एक बात बताई थी, तब आते हैं क्वेश्चंस पे। मैंने कहा था अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शंस करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, आपको मैक्सिमम हीट देखने को मिलेगा रिलीज, जो भी कितना 13.7 किलो कैलोरी और 57.2 किलोजूल आपको हीट वहां पर इतना रिलीज होता दिखता था, जिसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का नाम देते थे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस में ऑप्शंस होंगे तो वहां पर मैं देखना पड़ेगा कहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, अगर मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक एसिड वीक बेस, ऐसा कुछ वहां पर दिया जाएगा, तो याद रखना कि मैंने कहा था वो रिएक्शंस करेंगे तो हीट इवॉल्व होगी, जहां पर जितना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट के साथ रिएक्शंस करेंगे वहां पर उतना ज्यादा से ज्यादा हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। ये आपको वहां पर ध्यान देना है। और मैंने आपको एक बात ये भी बताई, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शंस करता था 13.7 किलो कैलोरी या फिर किलो जूल में 57.2 रिलीज करता था, लेकिन अगर उसमें से कोई भी वीक हो जाता है, या तो एसिड या तो बेस या तो दोनों, तो उनकी जो एनर्जी होगी वो उनसे कम ही रिलीज होगी। तो इन सारे कॉन्सेप्ट के साथ तब इस क्वेश्चन पे आता है। आपको बताया गया 45 ml 0.1 मोलर सबके सब है एसिड, और 45 और 25 ml NaOH है, ठीक है। अब आपको पता है इनके 1 मोलर कंसंट्रेशन भी, इनकी 1 मोलर कंसंट्रेशन है। तो इस रिएक्शन में ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि जो लिमिटिंग रीजन कौन होगा, ये, क्योंकि इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे m × v × s करेंगे, x की वैल्यू इनकी भी 1 है, इनकी भी 1 है, तो आप इसको ऐसा मिली इक्विवेलेंट या फिर ग्राम इक्विवेलेंट बोले तो आप बताएंगे यहाँ पर 25, इसके 45 भले, लेकिन उसमें से कितने केवल 25 से रिएक्शंस करेगा। तो यहाँ पर आप बताओगे ये दोनों एक दूसरे के 25 मिली इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शंस करेंगे, भले इनका एक्सेस है, क्योंकि जो लिमिटिंग रीजेंट होगा उसी के बराबर ही आपस में रिएक्शंस होगी। फिर अगले में यहाँ पर 50 ml HCl है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड है, और 20 ml NaOH। याद रखना, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके 20 ml से रिएक्शंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग रीजेंट ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 मोलर कंसंट्रेशन दोनों के सेम है। फिर आते हैं यहाँ पर 30 ml ये लिया गया और 30 ml ये, 30 इनसे भी ज्यादा, दोनों में से दोनों साथ साथ खर्च होंगे, क्योंकि 30 ml 1 मोलर ये, 30 ml 1 मोलर ये। तो अभी तक यहाँ पर आपको भले ये वीक एसिड दिख रहा है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन और ऑप्शन चेक करते हैं, अगले ऑप्शन आप देख रहे हैं 30 ml HCl और 30 ml NaOH। बताओ ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी तक जो मैक्सिमम अमाउंट आपस में रिएक्शंस कर रहे थे तो सी वाले ऑप्शंस में, लेकिन उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पर एक वीक है और दूसरा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट अभी तक तीनों ऑप्शंस में ये था। लेकिन अगर हम चौथे में आते हैं तो कह रहे हैं उतनी अमाउंट ये भी दे रहे हैं यहाँ तक कि, और दूसरा देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो बताओगे सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोड्यूस करेगा तो डी वाला, जिसमें दोनों मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं और साथ ही साथ दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो बताओगे डी वाले को टिक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 57।
आपसे कह रहे हैं कि कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट में जा रहे हैं और यहाँ पर हीट x किलो जूल, याद रखना इसी रिएक्शन में जोड़ा गया। जब डेल्टा H लिखेंगे ना तो यहाँ पर आप लिखेंगे -x किलो जूल पर मोल। और डायमंड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो यहाँ पर +y, तो बताओगे जब इसका डेल्टा H लिखेंगे तो अभी क्या हो जाएगा -y। फिर आप बताओगे यहाँ पर ग्रेफाइट जब O2 से रिएक्शन करके CO2 बनाता है तो +z लिखा है, तो मतलब आप बताओगे यहाँ पर जो यहाँ पर प्लस किया है तो जब इसके डेल्टा H की वैल्यू लिखेंगे तो -y। सब कुछ आपको बताया गया। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर देन कौन सा रिलेशन आपका सही, आप खुद ऐसे सोचो। अब इतना तो आपकी प्रैक्टिस है तो आप ऐसे देखो। आपको बताया अगर मैं इस वाली रिएक्शन की बताऊँ जहाँ पर डायमंड से ग्रेफाइट में जा रहा है, आप इस रिएक्शन को कैसे बना सकते हैं। अब बताओ कि इस वाली रिएक्शन को उठाएंगे, इसको डायमंड यहाँ पर रिएक्टेंट साइड है, हमारी मेन रिएक्शन अगर मैं इस रिएक्शन से कंपेयर करूँ तो आपका राइट साइड ही है, मतलब रिएक्टेंट साइड है। अगर मैं इस रिएक्शन को हमें पलटना पड़ेगा, अगर इस रिएक्शन का हिसाब देखना है, इसको पलट दिया, जब इसको रिवर्स करेंगे तो याद रखें जब इसको रिवर्स करेंगे तो ग्रेफाइट इधर चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाएगा। जब इसको ऐसा रिवर्स करेंगे, या फिर लाओ मैं बना ही देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये ऐसा हो जाएगा कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2। अच्छा, अब इसके डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, अगर रिएक्शन को पलटते हैं तो वैल्यू सेम होगी, बस साइन बदल जाता है ऐसे। अब आप इसको भूल जाओ। अब अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल, O2 से कैंसिल, तो इधर क्या बच रहा है बताओगे, कार्बन डायमंड, और इधर क्या बचेगा, अब बताओगे कार्बन ग्रेफाइट। अब इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू अगर हम बात करते हैं जिसको इन्होंने कहा है x, और वो भी x नहीं -x कहा गया, -x बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों इनकी और इनकी वैल्यू का सम, इनकी वैल्यू कितनी -y और उनका कितना है z। ये ऐसा ऑप्शन कोई मैच कर रहा है -x बराबर y + z, कोई मैच नहीं कर रहा है। काम करते हैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो प्लस, जो प्लस होगा वो माइनस। अब बताओगे यहाँ पर x बराबर y - z, आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है, 2-3 रिएक्शंस देता है, पहले कहेगा रिलेशन क्या है, तो याद रखना उसमें से कोई एक ऐसी रिएक्शंस होगी जो बची हुई 2 रिएक्शंस को ऐड करके बनाई जाती है। बस आपको वहां पर अपना दिमाग लगाना है कौन सी रिएक्शंस को ऐड किया जाए कि वो एक रिएक्शंस बन जाए, तो उसकी हीट बराबर जिन रिएक्शंस को अपना एडजस्ट करके बनाया है उनकी हीट के सम के बराबर उस फाइनल वाली रिएक्शन का हीट होगा। उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगा। चलो और भी देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपको कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस है, वो भी एडियाबेटिक कंडीशन पे कंडीशंस देते जा रहे हैं फ्रॉम द। और मैंने आपको पढ़ाते समय एक बात बताया था कि याद रखना, अगर कहीं पर फ्री एक्सपेंशन बोले या फिर और वैक्यूम का टर्म्स बोले, क्या बोलते हैं वैक्यूम, तो उस कंडीशन पे याद रखना कि एक्सटर्नल प्रेशर जो वहां पर है उसको 0 मान लिया जाता है। और हमें पता है वर्क डन बराबर -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। वैसे तो वर्क डन 0 तब होता था जब वॉल्यूम का चेंज 0 हो, लेकिन स्पेशल केसेस इस पर कई बार चाहे नीट का एग्जाम चाहे जेई का हो पूछा गया है, जब फ्री एक्सपेंशन की बात आती है चाहे हो या फिर वैक्यूम की बात आएगी तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाता है, तो वर्क डन वहां पर आपका 0 हो जाएगा। चलो एक क्वांटिटी आपको मिली 0। फिर आपको बताया गया एडियाबेटिक प्रोसेस, और सबको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब Q की वैल्यू 0, और हमने पढ़ा है डेल्टा U बराबर Q + W। अगर ये भी 0 ये भी 0 तो डेल्टा U भी 0, और डेल्टा U 0 है इसका मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस भी क्या हो रहा है 0, क्योंकि डेल्टा U बराबर NCV डेल्टा T, तो इसका मतलब अगर ये 0 तो इसका मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस भी 0। तो इसके लिए हम बताएंगे कौन सा ऑप्शन, Q 0 डेल्टा T 0 W 0। ये सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कई बार पूछे इसको। चलो आगे देखते हैं। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन अभी जैसे ऊपर मैंने आपको बताया ना, ये ग्रेफाइट वाला वो सारी चीजें उसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा करके करना है आपको। गिवन कार्बन मोनोऑक्साइड O2 से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड डेल्टा H1 की वैल्यू -x, ग्रेफाइट O2 से रिएक्शन करके CO2 इसकी वैल्यू आपको देखने को मिला -y, और आपसे पूछा रहे इनका हिसाब बताओ। इनके हिसाब में क्या है, अब बताओ कि कार्बन ग्रेफाइट है, हाफ O2 क्या बना रहा है CO। अब बताओ ऊपर की दोनों रिएक्शन को कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप ये बताओगे, कहोगे कि देखो यहाँ पर ग्रेफाइट है, इस रिएक्शन को तो एडिटिव रखना है। अगर मैं ऐसे बी वाले को पहले लिख दूँ तो आप बताओगे बी वाली रिएक्शन को एडिटिव आपको रखना पड़ेगा ग्रेफाइट
प्लस O2, क्योंकि 1 मोल चाहिए था, 1 ही मोल है यहाँ पर, O2 गैस, और उसके बाद ये बना देगा CO2 गैस। अगर इसको एडिटिव रखा है तो आपको पता है इसके डेल्टा H की वैल्यू भी बदलेगी नहीं, -y थी तो है। चलो अभी क्या करना है हम लोग को, कार्बन मोनोऑक्साइड हमको कौन सी साइड लेके जाना है, आपके राइट साइड लेके जाना है। इधर इस रिएक्शन में तो था नहीं, इस वाली रिएक्शन में है, और इस वाली रिएक्शंस में है तो आपको इसको घुमाना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट साइड जाएगा। कहा कि हाँ घुमा तो देंगे, लेकिन यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर कितना है 2 मोल। इसका मतलब आप बताओगे इस वाली रिएक्शंस को एक तो रिवर्स करेंगे, और आपको पता है 2 से अगर हमें वहां पर क्या करना है 1 करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तब जाकर के 1 आएगा। एक तो आप बताओगे रिवर्स इंटू 1/2, तो अब इसको घुमा दिया और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जहां पर 2 था वहां पर क्या दिखेगा CO2, और इधर आपको दिखेगा क्या, ये 2 था तो बताओ केवल CO, और इधर क्या हो जाएगा, देखो O2 था तो कितना हो जाएगा, हाफ O2 बचेगा ना, एक ही था तो हाफ O2। लेकिन अब डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी बताओ, एक तो हमने रिएक्शन को पलटा, बताओगे पहले ये जो -x था इसको +x कर दो, हमने कहा ठीक है कर दिया। फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं, कह रहे एक तो आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब आधे आधे मोल का आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसका आधा कर दिया तो हीट भी आधी हो जाएगी, ठीक है ऐसे। अब जो हमारा फाइनल रिएक्शन बनेगा, क्या सच में ये बनेगा, देख लेते हैं। CO2 से CO2 कैंसिल, हाफ O2 से इसका एक O2 है तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो आप बताओगे ग्रेफाइट प्लस हाफ O2, यहाँ पर क्या बन जाएगा आप बताओगे CO गैस, ठीक है जी, बन गए वो रिएक्शंस। बस अब इसका डेल्टा H निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर उसका कितना है -y प्लस x/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जाकर के -2y प्लस x/2। अब आप इसको ऐसे लिखो या फिर इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, बताएंगे x -2y/2, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, x -2y/2, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो x -2y/2 तो ये आ जाएगा, ऐसे हम लोग को वहाँ पर करना था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बस कैलकुलेटिव है, इसको भी देखते हैं। आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन सॉलिड O2 से रिएक्शन करके CO2 बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, 400 किलो जूल हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। आप डेल्टा H लिखेंगे तो आप लिख देंगे -400, या फिर कह सकते हैं 400 किलो जूल हीट निकल रही है। कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 से रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनाता है तब केवल 100 किलो जूल हीट निकलती है। तो अब देखना यहाँ से कह रहे व्हेन कोल ऑफ प्योरिटी, मतलब एक कार्बन जिसको हम कोल भी कहते हैं, व्हेन कोल ऑफ प्योरिटी 60% इज अलाउड टू बर्न इन प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जब हमारा कोल केवल 60% प्योर हो, और कहा गया जब इसको हम इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो 60% ऑफ कार्बन इज कन्वर्टेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसमें से जितना, एक तो पहले क्या था कि हम अगर जैसे मानते हैं 100 ग्राम खरीद के लाए, उसमें से केवल 60 ग्राम ही आपकी प्योर फॉर्म है, 40 ग्राम तो इम्प्योरिटीज हो गए। फिर उस 60 ग्राम 60 जो बचा है ना 60 ग्राम, उसका 60% ग्राम का 60% जो हो जाता है वो इनकम्प्लीट कंबशन करके कार्बन मोनोऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन समझना सबसे मैंने, और बचा हुआ अगर बताओ 60 ग्राम का जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर 100 ग्राम होता तो 60 ग्राम प्योर, 60 ग्राम का 60% जो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, और उसका जो 40% बनेगा रिमेनिंग इज कन्वर्टेड इनटू CO2, तो जो बचा हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर कह रहा था हीट जनरेटेड व्हेन 0.6 kg ऑफ अ कोल इज बर्न, जब 0.6 किलोग्राम कोल को हम बर्न करेंगे तो कितनी हीट जनरेट होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना अब हमें क्या करना है, आपको अमाउंट दिया, कितना अमाउंट दिया है, कार्बन सॉलिड जिसको हम कोल कह रहे ये 0.6 ग्राम है, किलोग्राम है। एक काम करते हैं इसको हम किस में बना लेते हैं, तो आ जाएगा कितना, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 ग्राम। हमें कार्बन या फिर कोक जो मिला था, ठीक है, कोल जो था वो हमारा 600 ग्राम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कह रहे हैं कि 600 ग्राम तो पूरा टोटल था जो हम खरीद के लाए, कह रहे 600 ग्राम का तो 60% ही वो प्योर है, मतलब 600 का 60% निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा उस 600 ग्राम में से कितना ग्राम सही है, ठीक है, प्योर फॉर्म है। तो बताओगे 60, यहाँ पर आप बताएंगे ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 आप बताओगे 360 ग्राम। बताओ पूरे 600 ग्राम में से 300 ग्राम ही काम की चीज़ है। फिर स्टेप बाय स्टेप
अब कह रहे वो जो बचा हुआ मतलब 360 ग्राम, आपने कहा भाई इसका मतलब 360 ग्राम है काम की चीज पूरे 600 ग्राम में से। कह रहे हैं कि अब 360 में से इसका जो 60% होगा 60%, ठीक है, वो क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा। और बचा हुआ जो रिमेनिंग है बोले तो कितना, इसका 40% वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा जल करके, कंबर्शन करके। आया क्वेश्चन समझ में? तो अब आपसे कह रहे हैं कि टोटल कितनी हीट जनरेट होगी। तो अब हमें क्या करना, 360 का क्या करना है, पहले 60% निकाल लेना, ठीक है, अपॉन 100। तो बताओ कि ये फिर से कैंसिल, तो यहाँ पर 36, 36, 18, 19, 20, 21। अब बताओ कि इसका मतलब 200 टोटल कार्बन कोक का काम, अच्छे वाले कोक का। अब बताओगे 60% मतलब 360 का मतलब आप बताओगे 216 ग्राम, 216 ग्राम ही जल करके कार्बन मोनोऑक्साइड्स बनाएगा। और बचा हुआ, अब आपको पता है 216, तो बचा हुआ इसका, इसमें से घटाएंगे 360 में 216 बचेगा 144। इतना ग्राम क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आपको पता है कि 1 मोल, ऐसे समझना यहां सब आएंगे, ये एक कार्बन का मतलब 1 मोल मतलब 12 ग्राम, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम जब कंप्लीट कंबर्शन करेगा तो 400 किलो जूल हीट इवॉल्व करता है। ऐसे ये भी तो 1 मोल का मतलब 12 ग्राम। जब 12 ग्राम कार्बन रिएक्शंस करके इनसफिशिएंट ऑक्सीजन से करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा तो 100 ग्राम, 100 किलो जूल निकालता है। अब हमें यहाँ पर ये देखना, ये हिसाब अपना गणित लगाना है। यहाँ पर कैसे लगाएंगे देखो, पहले किसका निकाल ले, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो हम ऐसे कहेंगे यहाँ से कि हमें पता है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन सॉलिड बर्न हो करके 100 किलो जूल हीट इवॉल्व करता है। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन सॉलिड, याद रखना कार्बन कब, जब वो क्या बनाएगा, CO। तो अब बताओगे 1 ग्राम उसका लिया जाएगा, तो बताओगे 100/12 इतना किलो जूल। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का हिसाब चल रहा है, ये CO का। तो आपको पता है कि कितना ग्राम हमारे पास एक्चुअली है टोटल, आप बताओगे 216। आप कहेंगे फॉर 216 ग्राम ऑफ कार्बन सॉलिड, तो बताओगे 100/12 इंटू 216, ठीक है। अब इसको जब यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसको कैंसिल करेंगे तो 1, 12, 8, 96। तो आप बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 18 आ जाएगा। तो आप बताओगे यहाँ पर 1800 इतना किलो जूल कौन निकाल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड कह रहा है भाई देखो टोटल का मैं 1800 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व कर रहा हूँ। तो अब आते हैं किसका हिसाब, कार्बन डाइऑक्साइड वाले का। तो इसमें भी हम वही सेम शुरुआत करेंगे, कहेंगे हम जानते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन जब बर्न होगा तो 400 किलो जूल हीट इवॉल्व करेगा, कब, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन सॉलिड, ये सॉलिड है, ठीक है, ये क्या करेगा 400/12 इतना किलो जूल कार्बन डाइऑक्साइड जब बनाएगा तो हीट इवॉल्व करेगा। तो अब इसका टोटल कितना आया था यहाँ पर 144, 144 देंगे फॉर 144 ग्राम ऑफ कार्बन सॉलिड। तब बताओगे 400/12 इंटू 144 इतना किलो जूल हीट निकलेगा, ठीक है। और सबको पता है 12 ब्राह्म में 144 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर 12 और 12 चौक 48, 4800 किलो जूल। तो बताओ कि टोटल अमाउंट में से 216 ग्राम कार्बन जो था कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा था, 144 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। तो अब अगर हमसे पूछा जाए तो 216 ग्राम ऑफ 216 ग्राम ऑफ कार्बन से जब कार्बन मोनोऑक्साइड्स बन रहा था टोटल हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, ठीक है 1800। और जब हम 144 ग्राम ऑफ द कार्बन सॉलिड कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड इन दैट टाइम 4800 किलो जूल हीट आर इवॉल्व्स। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट अगर हमसे पूछा जाए, टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है प्रोड्यूस्ड, तो आप क्या बताएंगे, बताओ आप बताओगे 1800 प्लस 4800, 4800 प्लस 1800, आप देखेंगे यहाँ पर 6600, ठीक है 6600 और 6600 आप बोल सकते हैं इसको।
तो आपका कौन सा ऑप्शन? तो अच्छा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन था और कुछ ज़्यादा था नहीं, ठीक है। 12 ग्राम का हिसाब तो आपको पता था कितना कितना निकले, इसका 12 ग्राम इतना, इसका 12 ग्राम इसका, क्योंकि एक एक मोल का मतलब उसका एटॉमिक मास। फिर उसके बाद देखना था यहाँ पर 600 ग्राम का 60% का मतलब कितना आएगा, फिर उस 60% का 60% और निकालेंगे कितना आएगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड वाले हिसाब में जाएगा, बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड वाले में जाएगा, फिर यहाँ पर अमाउंट को करके निकालेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ गिवन प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइडियल गैस? कह रहे कौन सा फॉर्मूला आपको यहाँ पर थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक के हिसाब से सही नहीं लग रहा है, तो आपको पता है यहाँ पर ऑप्शन में तो चलेंगे अभी, लेकिन पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या पता है, क्यू डेल्टा क्यू बराबर मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला बता रहे एडियाबेटिक प्रोसेस, और मैंने आपको बताया था एडियाबेटिक जब आ जाएगा तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू जीरो। अब खुद सोच के बताओ, अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हुआ तो डेल्टा यू बराबर किसको जाएगा, डब्ल्यू, पहला ऑप्शन। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में, अच्छा बताओ, इन्होंने डब्ल्यू नहीं क्या लिखा, माइनस डब्ल्यू, कहेंगे पहले ही गलत हो जाता है और गलत वाले को ही टिक करना है। आइसोकोरिक प्रोसेस में डब्ल्यू जीरो हो जाएगा तो क्यू बराबर यू के, यू बराबर क्यू के। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये जीरो हो जाएगा तो क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू, और साइक्लिक प्रोसेस का मतलब साइक्लिक प्रोसेस में जितने स्टेट फंक्शन की क्वांटिटीज होती है सब जीरो हो जाती है, तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो साइक्लिक, फिर से वही साइक्लिक, आइसोथर्मल और साइक्लिक वाले में सेम केस। तो आप बताओ कि पहला वाला गलत, इसके अलावा सारी चीजें फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रही हैं, उसी के हिसाब से बनाएंगे। चलो अब यहाँ पर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 62। At 25 डिग्री से 1 atm प्रेशर एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन, आपको यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन H2 कार्बन ग्रेफाइट और C2H6 का इतना 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 दिया गया। तो पूछना क्या चाहता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथेन, याद रखना मैंने हमेशा से बताया। अब क्या हो जाता है, कुछ लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, कहते हैं अच्छा फॉर्मेशन पूछ रहे, और फॉर्मेशन के केस में तो हमें जब निकालना होता है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होता है, ऐसा कुछ नहीं। क्या पूछा जाए इसको बाद में देखना, पहले आपको देखना है कि आपको कौन सा डाटा दिया गया, आपको कंबर्शन का दिया गया, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का भी, इसके हम फॉर्मेशन की रिएक्शंस लिखेंगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट का क्या कर जाता है, वहां पर जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है उसी के हिसाब से फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। कंबर्शन का दिया तो मैंने कंबर्शन में आपको पढ़ाया था, तब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके हीट ऑफ रिएक्शंस निकलती थी। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जानकारी फॉर्मेशन का दिया है तो मैंने कहा था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस निकलता था। अगर बॉन्ड एनर्जी दिया है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सभी बॉन्ड्स का, तो मैंने कहा था टोटल बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनका कंबर्शन दिया, तो हम फॉर्मूला हमेशा कंबर्शन का लगाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि हमसे तब ये क्यों पूछ रहे हैं फॉर्मेशन, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी तो एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही तो है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर C2H6 के एक फॉर्मेशन की रिएक्शंस लिखनी है, और फॉर्मेशन की रिएक्शन को लिखने का एक तरीका बताया था, जिसको बनाना, जैसे C2H6 का आपसे पूछा जा रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो उसको प्रोडक्ट साइड 1 मोल लिख दो, लिख दिया 1 मोल, ठीक है। ये अब आपको ये देखना है इसमें कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व, कार्बन हाइड्रोजन, इनका कंस्टिट्यूएंट जो यहाँ पर थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है इसको लिखना है। कार्बन का बताओ, सब किसी को पता है कौन सा फॉर्म होता है इसका, ग्रेफाइट, या फिर सॉलिड लिख दिया, बताओगे ग्रेफाइट। और प्लस हाइड्रोजन का कौन सा है, H2। देखो 2 ग्रेफाइट था, यहाँ पर कार्बन 2 है तो हमें बैलेंस भी करना है, तो यहाँ पर 2 ग्रेफाइट लिख दिया। हाइड्रोजन 6 है तो आपको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रहा आपकी एक C2H6 बनाने की रिएक्शन। और यहाँ पर जो हीट ऑफ रिएक्शंस होगा, क्योंकि दुनिया की कोई भी रिएक्शंस होगी बैलेंस्ड है तो उसको हीट ऑफ रिएक्शंस कहेंगे। और पता चला यहाँ पर C2H6 का फॉर्मेशन कहा गया, तब तो इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, किसका, C2H6 का। मतलब है दोनों एक ही चीज़, बस नाम बदल दिया। बस यही चीज़ आपसे पूछा जाए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फॉर्मेशन की रिएक्शंस लिख दिया, आप कहें इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस आपसे पूछा जा रहा है। और डाटा क्या दिया, कंबर्शन को। जब भी कंबर्शन देगा तो मैंने आपको बताया है भाई, कंबर्शन पूछेगा तो रिएक्टेड माइनस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कार्बन के कितने मोल, 2, अब तो 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट प्लस ये 3 है 3 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन ऑफ H2। हो गया रिएक्टेंट खत्म, अब प्रोडक्ट साइड आओ। अब बताओ कि यहाँ पर इसके मोल कितने, 1, हम डायरेक्ट लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन किसका, C2H6 का। हो गया आपका, बस वैल्यू को रख करके सॉल्व करो। H2 की वैल्यू आपको बताया है, यहाँ पर पहले कार्बन को लिखना ना, कार्बन का 394 प्लस 3 इंटू H2 की वैल्यू आपको बताया 2
86 माइनस C2H4 का आपको बताया यहाँ पर -1560, ऐसा समझ में तो ये आ जाता है। अब इनकी वैल्यू को रख करके सॉल्व करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 8 3 त्रिका 9 1 10 माइनस में, ठीक है। फिर ये भी माइनस में आएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और 1 25, फिर यहाँ पर 3 दूनी 6 7 8, ठीक है, ये अपान। अब देखना यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों माइनस माइनस, और आपको पता है ये भी, अच्छा ये माइनस था, देखो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। अब आप इसको एक साथ ऐसे लिखना चाहते ऐसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पर कह सकते हैं इसको प्लस, ठीक है ऐसे। और आप इसको यहाँ पर आप जोड़ लेंगे आपस में, फिर इसे घटा देंगे, तो आप यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 86.0 इतना किलो जूल आ जाएगा। याद रखना सबसे मेन ये, अगर आपने ये सही से लिख दिया फिर उसके बाद आपका जोड़ना घटाना ही बचता है, यही सही से आपको लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको लग देते हैं अच्छे से, तो आपका काम बन जाता है। चलिए हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या आ गया है, एट 25 डिग्री C and 1 atmospheric pressure the enthalpy of conversion of benzene और एसिटिलीन इतना और इतना आपको बताया गया। अरेस्ट पढ़े, द चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। हमसे यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है, और जबकि हमें जानकारी क्या दिया है यहाँ पर बताओ, एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन किसका, इनका और इनका दिया गया। तो सबसे पहले वही फिर से काम करते हैं, हम बताएंगे यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस पूछा गया है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये लिखेंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट मैंने आपको सिखाया, तो बताओगे 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन ऑफ C2H2, फिर रिएक्टेंट खत्म, फिर माइनस करेंगे यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन किसका, यहाँ पर C6H6, प्रोडक्ट खत्म, वैल्यू रख करके सॉल्व करना, ठीक है। वैल्यू रख करके हम इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना दिया है 3, और जिसका जैसे दिया वैसे रखना। C2H6 को पहले लिखना, पहले किसका दिया है बेंजीन का, दूसरा वाला, मतलब ये 1300, फिर माइनस बेंजीन का आपको दिया है यहाँ पर 3268, ठीक है। आपको बताया 13 3 39 आ जाएगा, 390 माइनस यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा 3268। आपको पता है ये वैल्यू बड़ी है माइनस वाली, ये छोटी है, तो बताओ इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर -632 किलो जूल आ जाता है। तो ऐसे करना था, कंबर्शन की वैल्यू देकर के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो रिएक्टेड माइनस प्रोडक्ट करके लगा देना था, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सी वाला आंसर करेक्ट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड इज x किलो जूल पर मोल एंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Br2 इज y। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी छोटी होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, क्या ऐसा पूछा गया। देखो Br2 की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली क्या हो जाता है, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में। तो अब आपको बताया है एटोमाइजेशन का मतलब बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब है, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। एटोमाइजेशन कहता है कोई भी सब्सटेंस हो उसके अंदर जो भी बॉन्ड पाया जा रहा है, टोटल जितनी हीट देकर के उसको हम गैसियस एटम तक पहुंचा देते हैं, उसी को हम कहते हैं उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या बोलता है, कहता है अगर एक मोल गैसियस बॉन्ड हो, कौन से फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में, उसको जितनी एनर्जी देकर के उसके गैसियस एटम तक पहुंचा देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका आप बताओगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर मैं पहले इसको लिख देता हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जिसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो अब याद रखना बॉन्ड एनर्जी के लिए आप जिसको तोड़ने जा रहे हो कौन से फॉर्म में होना पता है, गैसियस फॉर्म में। फिर आप जितनी हीट दे करके उसको उसके गैसियस एटम में पहुंचा देंगे, एटॉमिक फॉर्म में जाए वो भी कौन सा, गैसियस। तो दौरान जो भी हीट का चेंज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और इसके लिए इन्होंने बताया है वैल्यू पता है कितना, y किलो जूल बताया, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लेकिन कह रहे हैं कि एटोमाइजेशन Br2 लिक्विड का, आपको मैं बताऊं, आप पहले इसको कुछ हीट देंगे, लिक्विड से आपको पता है इसको कहां पर लेके जाना पड़ेगा, Cl2 गैस, यहां पर कुछ हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद तब अब इस गैस को हम क्या करते हैं, इसको गैसियस फॉर्म को हीट करेंगे, तब ये Br2 में जाएगा अपने गैसियस एटम में,
और इस दौरान जो वैल्यू है उसको बताया गया है यहाँ पर क्या, x। हमसे पूछा कि कौन ज़्यादा, बताओ। जितना ये दे रहे हो उतना तो यहाँ से यहाँ पर खर्च हो ही रहा है, लेकिन प्लस यहाँ से लिक्विड से यहाँ पर ले जाने में भी तो खर्च होगा। तो आप बताओगे, इसका मतलब बताओगे कि यहाँ पर ये जो एटोमाइजेशन वाली वैल्यू है, जो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर हम पहुँचते हैं, एटोमाइजेशन मतलब यहाँ से यहाँ पर, लेकिन आपको पता है ये वाली और ये वाली हीट दोनों देनी पड़ेगी। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर पहुँच गए तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब हमें पता है एक्स वाले में, इस वाले प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, मतलब एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, वाई से। तो आप बताओगे यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन वाई। चलिए, आपसे पूछा गया यहाँ पर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, एंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी के बराबर कहाँ पर होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, ये रहता है, ऐसा कुछ होता है। और अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पर आपको पता है डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 होगी, उसी रिएक्शंस के लिए आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर होगा, है कि नहीं। तो क्या यहाँ पर 0 है, 1 माइनस, और डेल्टा एन जी कैसे निकलते हैं, प्रोडक्ट के कैसे, स्मॉल माइनस रिएक्टेंट, 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -1 आएगा। 2 माइनस 2 0, यहीं पर आप टिक कर देते, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक से आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए 66 नंबर में आपको कह रहा है कि गिवन, क्या गिवन है यहाँ पर देखो। तो 66 में आपको कहा गया कि कार्बन ग्रेफाइट O2 से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इतनी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। फिर H2 प्लस हाफ O2 वाटर, इतना मिला। फिर CO2 प्लस 2H2O, तो इतना O2 इतना मिला है। तो पूछना क्या चाहता है, अच्छा यहाँ पर लिखा है रिएक्शन, कह रहे कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2CH4 बने, तो इसके लिए क्या होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको वो ऊपर की तीनों रिएक्शन से आपको ये देखना है कि हमें ये चाहिए रिएक्शन, उसको आगे पीछे जैसे मन करे वैसे करो। चलो अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर रिएक्टेंट ग्रेफाइट है, अब इसको देखना है तीनों रिएक्शन में कहाँ पर, बताओगे पहले में क्या सेम साइड है, सेम साइड है, नंबर सेम है, मोल्स के नंबर सेम, कह रहे हैं कि इस रिएक्शन को एडिटिव लिख देना। अब बताओगे इसको कुछ नहीं चेंज करना है, ग्रेफाइट लिख दिया प्लस O2, आपका क्या बन जाएगा CO2। जब एडिटिव लिखा है तो इसके डेल्टा एच की वैल्यू जो थी वही रहेगी, ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू जो था वही रहेगा -393.5। चलो अब देखते हैं H2 किसी रिएक्शन में है, इस रिएक्शन में है ना, है इस रिएक्शन में, और कहीं पर H2 दिख रहा है, देख लो, इसमें से दिख रहा नहीं, इसी में दिख रहा है H2। अब बताओगे, बड़ी अच्छी बात है, ये भी रिएक्टेंट, इस रिएक्शन में जहाँ पर दिख रहा था वो भी रिएक्टेंट साइड, लेकिन एक दिक्कत है, क्या, इसमें 2 है जबकि इसमें क्या है, 1 है, तो काम चलेगा। अब बताओगे कोई बात नहीं, रिएक्शन को ऐसे ही रहने दो, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिवर्स वर्स मत करना। तो अब बताओगे तब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2H2 आ जाएगा, जो यहाँ पर हाफ O2 चल रहा था अब क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कंप्लीट O2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो वाटर था एक, तो अब क्या हो जाएगा भाई, पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये अब इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब बताओगे देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, अब बताओगे 2 इंटू जितना था, ठीक है, जितने से मल्टीप्लाई किया भाई उतने से आपको यहाँ पर वैल्यू में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आपको देखना है CH4 किस रिएक्शन में, इसमें क्या प्रोडक्ट साइड, अच्छा हाँ ये भी प्रोडक्ट है ये भी प्रोडक्ट, अच्छा सेम साइड है, क्या नंबर भी सेम है, नंबर भी सेम, इस रिएक्शन को एडिटिव रख देते हैं। तो बताओगे यहाँ पर रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे रिएक्शन को एडजस्ट करते हैं, आपकी स्पीड अच्छी है तो आप ये सब पूरा तामझाम नहीं देखते, आप वहाँ पर कर सकते हैं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे देख करके आपको करना है। इसको कोई चेंज किया, किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं, तो जितना डेल्टा एच की वैल्यू थी उतनी ही आपको देखनी है। अच्छा ये प्लस में 90.3, ठीक है, ऐसे अच्छी बात है, हमें किसी रिएक्शन को रिवर्स नहीं करना पड़ा, सबको एडिटिव रखना पड़ा, बस एक में हमें क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 से। अब सच में क्या हमने सही अरेंजमेंट किया है वो तो तब साबित होगा जब इन सभी रिएक्शन को जोड़ेंगे और ये बनेगा। चलो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से CO2 कैंसिल हुआ, 2 वाटर से 2 वाटर कैंसिल हुआ, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा देखो O2 O2 2O2, ये दोनों मिलकर के इसको कैंसिल कर दिए। अभी क्या बच रहा है, इधर कार्बन ग्रेफाइट बच रहा है, और क्या बच रहा है 2H2, इधर साइड क्या बच रहा है CH4। बताओगे हो तो गया, बस अब इन्हीं सभी हीट को आपको जोड़ लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको जब हीट करते हैं -390
3.5। देखना यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, ये माइनस में है तो बताओ कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हालांकि ये भी माइनस में आएगा, माइनस। अब बताओ 8 दूनी 16, ठीक है, 5 दूनी 10, 1 11 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5, इतना, ठीक है, ये वैल्यू। फिर यहाँ पर ये इसको भी जोड़ना है तो यहाँ पर प्लस में है तो 890.2। तो अब बताओ ये 500 ये 400 के आसपास। अब बताओ कि यहाँ पर लगभग क्या हो जाएगा कि अगर इसको देखेंगे 1000 के आसपास इसमें घटाएंगे तो आपका यहाँ पर, ठीक है, 144 के आसपास आएगा। और वो भी मुझे लग रहा है आपको पता है ये वैल्यू ज़्यादा बनेगी, ये कम होगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो 66 में अगर हम लोग आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसमें पहला वाला ही ऑप्शन सही होता है, ठीक है, इसी के आसपास। ये आप पूरा करेंगे वहाँ पर आपको ये मिलेगा 74.8 किलो, ठीक है। क्योंकि अब इसको यहाँ पर घर आपस में जोड़ देंगे तो और ज़्यादा माइनस हो जाएगा, फिर इसको 890 मतलब ये भी 900 के आसपास का है, तो बताओ कि 1000 के आसपास का, 900 के आसपास का, तो उसमें आप घटाएंगे तो लगभग 100 से कम वैल्यू आएगी। तो आप इसको कैलकुलेट करना होगा, 74.8 किलो जूल आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The effect of temperature on spontaneity of reactions are represented as। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया गया और यहाँ पर आपसे पूछा गया, यहाँ पर आपको बताना है कि डेल्टा एच डेल्टा एस की वैल्यू और टेम्परेचर दिया गया और यहाँ पर बताया स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये तो पूछा गया इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ये फॉर्मूला डेल्टा एच बराबर डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का कॉन्सेप्ट लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, ठीक है। अगर इसको हम प्लस करेंगे तो याद रखना इसको अगर पॉजिटिव रखते हैं और इसको नेगेटिव रखते हैं, ये नेगेटिव भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये टोटल पीछे वाला हिस्सा भी आपका पॉजिटिव, आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा टोटल ये डेल्टा एच ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। कह रहे हैं कि यहाँ पर नॉन एनी टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस, ये लाइन सही है लेकिन हमें इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है। फिर अगले में कह रहा है कि इसको पॉजिटिव कर दो, इनको पॉजिटिव कर दो, ठीक है। और कह रहे लो टेम्परेचर भी स्पॉन्टेनियस, आप देख लो यहाँ पर। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर डेल्टा एच टी डेल्टा एस, इसको कह रहे हैं कि पॉजिटिव कर दो और इनको कह रहे हैं पॉजिटिव कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब आप बताओ कि जब आगे वाला हिस्सा पॉजिटिव और पीछे वाला मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव हो गया, दोनों पॉसिबिलिटीज होगी। और याद रखना अगर लो टेम्परेचर लेके चलेंगे तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर लेके चलेंगे तो माइनस वाला हिस्सा बढ़ जाएगा। कह रहे लो टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस, ये गलत हुआ, मतलब हमें जिसको टिक करना है, एक पकड़ में आ गया जो सही नहीं है। अगला एक बार फिर से करते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और यहाँ पर कह रहे हैं दोनों को माइनस माइनस कर दो। हमने कहा ठीक है, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, तो ये माइनस अभी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। तो अब आप बताओगे नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जब आगे वाला हिस्सा कुछ और साइन और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन पीछे वाला हिस्सा कुछ और साइन के साथ, दोनों पॉसिबिलिटीज है। और याद रखना अगर टेम्परेचर लो लेके चलेंगे, लो टेम्परेचर करेंगे तो पॉजिटिव वाला हिस्सा कम होता चला जाएगा, नेगेटिव वाला ज़्यादा दिखेगा, तब स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस। कह रहे लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, अब बताओगे नहीं, लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, मतलब ये गलत है, ये गलत है। और उसके बाद अगर लास्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू अगर देखें ये नेगेटिव है, अच्छी बात है, और डेल्टा एच को पॉजिटिव कर दिया, ये रहा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर के नेगेटिव, जब आगे भी नेगेटिव है पीछे भी पॉजिटिव नेगेटिव है तो ओवरऑल ये ऑलवेज क्या आपको मिलेगा, नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर। अब बताओगे ऐसा किया तो एनी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, ये बात सही है, तो हमें तो उसको लगाना था जो सही नहीं था। बताओगे बी और सी वाले सही नहीं है, तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, डी वाला जो सही नहीं है, बी और सी ओनली जो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि लेट अस कंसीडर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को कंसीडर करने की बात कर रहे हैं, विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट द फ्रीजिंग पॉइंट। However, the reaction is spontaneous at boiling point of water. Choose the correct equations. एक तो पहली बात एंडोथर्मिक प्रोसेस, याद रखना जब भी एंडोथर्मिक देखना ना ये पॉजिटिव मिलेगा। और कह रहे स्पॉन्टेनियस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लेट अस कंसीडर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, अगर हम मान लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, तो इसका मतलब हीट दे रहा है, तो हीट दे करके वो क्या करेगा,
अपने फ्रीजिंग पॉइंट से वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जा रही है तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज, अब बताओगे इंक्रीज कर जाएगी। अब बताओ ये पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये का मतलब यहाँ पर एंडोथर्मिक का मतलब वहां पर हीट दी जा रही है, और हीट देंगे अगर किसी फ्रीजिंग पॉइंट पे तो याद रखना वहां पर एंट्रोपी क्या हो जाएगी, ठीक है आपका, तो आपका वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा और वहां पर एंट्रोपी इंक्रीज करती है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन बोथ। डेल्टा एच कहाँ से पॉजिटिव हुआ उसने बताया, बचा डेल्टा एस। आप एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है कि इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे भी इसको समझ लगते हैं कि यहाँ पर अगर वो कह रहा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर मैं इन दोनों को पॉजिटिव कर देता हूँ, डेल्टा जी की वैल्यू अगर निकालें तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अगर ये पॉजिटिव है, हमको नॉन स्पॉन्टेनियस चाहिए। आपको पता है अगर इसको भी हम क्या कर देते हैं वहाँ पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है इधर। और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि लो, और लो टेम्परेचर आपको पता है कि इसका मतलब लो टेम्परेचर लेके चलेंगे तो ये वैल्यू नीचे हो जाएगी, प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा दिखेगी, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, वहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी। पॉजिटिव मिलेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हम सेकंड वाले को टिक करते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट्स करेंगे मतलब हाई टेम्परेचर, कह रहे बॉइलिंग पॉइंट्स पे हाई टेम्परेचर होता होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये माइनस वाला हिस्सा ओवरऑल पीछे वाला टी इंटू डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एस से ज़्यादा हो जाएगी तो स्पॉन्टेनियस होगा, तो हम बी वाले को टिक करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्या करेक्ट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। आपसे बोला है कि यहाँ पर क्या करेक्ट नहीं होने वाला है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, डेल्टा जी पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, पहला ही वाला हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा जी नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, पॉजिटिव नहीं, तो ये इनकरेक्ट था। चलिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर करेक्ट, कौन सा रिलेशन करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं करेक्ट बताना है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, u बराबर q प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो अब बताओगे कौन सा करेक्ट होगा ना, तो डेल्टा u बराबर मैंने पढ़ा था q प्लस डब्ल्यू। अच्छा w बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग, माइनस p इंटू डेल्टा वी ना। अच्छा बताओ अगर यहाँ पर ये w की वैल्यू की जहाँ पर p डेल्टा वी रख रहे हैं तो w बराबर तो माइनस होता है, तो माइनस p डेल्टा वी रखना चाहिए था ना। तो बताओगे पहला ऑप्शन गलत, मतलब जिसको टिक करना है। अच्छा आर करेक्ट, मतलब ये तो इनकरेक्ट है, ये तो गया काम से। और डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये तो करेक्ट है। और क्यू बराबर आपको पता है आइसोथर्मल रिवर्सल प्रोसेस होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, जो जितनी हीट को एब्जॉर्ब करता है इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता था, ये भी सही, डेल्टा एस। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस माइनस डेल्टा एन जी आर टी, आप बताओगे नहीं, मैंने कहा था यहाँ पर फॉर्मूला जो था डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है, प्लस लगाया नहीं तो गलत। अब बताओ कि बी और सी ही यहाँ पर करेक्ट लग रहे हैं हमें, तो बी और सी हम पहले ऑप्शन को टिक कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस, आपको बताया था डेल्टा यू प्लस उसके बाद डेल्टा एन जी आर टी, और हमें पता है पी वी बराबर क्या हो जाता है एन आर टी, पी बराबर यहाँ पर तो एन जी आर टी जहाँ पर लिखना चाहे तो हम लोग क्या सकते हैं, यहाँ पर एन जी आर टी की जहाँ पर लिखना चाहें तो ये, तो बताओगे यहाँ पर पी डेल्टा वी लिख सकते हैं, लेकिन हमसे कहा गया यहाँ पर तो प्लस होना चाहिए था ना, मैंने फॉर्मूला होता है प्लस, लेकिन अब बताओ डेल्टा एन जी बराबर पी इंटू डेल्टा वी होता है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए था लेकिन माइनस लिखा था। बताओ एक तो इनकरेक्ट ये होगा, और यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, ठीक है। हमें इनकरेक्ट वाले को सिलेक्ट करना है, नॉट करेक्ट जो है। और याद रखना कि नॉर्मली यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी मतलब यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होगी इंक्रीज कर दे या फिर इंक्रीज करेगा, ये भी बात सही है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है जी। तो इसमें अच्छा एक ही आपको लगाना है, ठीक, आप इसी को टिक कर देते, ठीक है। तो इसके अलावा और सब सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज एंट्रोपी डिक्रीज, ठीक है। कहाँ पर एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, एंट्रोपी कहाँ पर डिक्रीज करेगी, अब खुद देखते हो। मैंने कहा एंट्रोपी का मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता, डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, कितना ज़्यादा फ्री हो रहा है। अगर वो फ्री हो रहा है आपको लग रहा है पहले ज़्यादा वहाँ पर था, ठीक है, अब वो ज़्यादा फ्री हो रहा है, तो फ्री हो रहा है मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, तो पहले से ज़्यादा आपको लग रहा है कि कंजेस्टेड फॉर्म में आ गया, फंस गया कहीं पर, ठीक है, अब ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे, मतलब उसकी फ्रीडम कम हो रही है, एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। अब कुछ समझो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस,
वाटर को अगर आइस में कन्वर्ट कर देंगे, उसकी फ्रीडम बढ़ेगी कि घटेगी? जाहिर सी बात है, वो पहले लिक्विड था तो कहीं पर भी फैल सकता था, अब सॉलिड है तो एक जगह उसको बैठना पड़ेगा, और हमें उसी को टिक करना था जहां पर डिक्रीज करेगा। बताओ यहाँ पर डिक्रीज करेगा। कह रहे फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस -10 डिग्री से, कहेगा ये भी करेगा। वाटर को चाहे 0 डिग्री से पे आइस बना दो, चाहे यहाँ पर -10 डिग्री, ये भी बात सही है। फिर कह रहा है कि N2 से 3H2 2NH3। अब यहाँ पर अगर कोई केमिकल रिएक्शन तो डेल्टा जी देखते थे, डेल्टा NG, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू -2। अगर -2 आती है तो मैंने कहा था अगर डेल्टा NG को माइनस तो डेल्टा एस की वैल्यू भी <0। तो अब बताओ कि ये भी ऑप्शन आ गया अपने घेरे में। फिर कह रहा है एडजॉर्प्शन ऑफ CO ऑन लेड सरफेस। याद रखना कोई गैस है वो हवा में उड़ रही थी तो मतलब फ्रीडम था, और किसी के ऊपर जाके बैठ गया तो चिपक गया, आप फ्रीडम खत्म। तो बताओ कि यहाँ पर भी डिक्रीज करे। डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। अब बताओ NaCl, पहले NaCl एक दूसरे के साथ रहता था, पानी में डाल दिया तो Na+ अलग, Cl- अलग, अलग अलग हो गया, पूरे सोल्यूशन में घूम रहे, तो फ्रीडम तो बढ़ गई ना, तो यहाँ पर बढ़ जाती है। तो अब बताओ कि यहाँ पर इंक्रीज करता है, इसको नहीं लगाएंगे, तो A, B, C और D। कौन सा ऑप्शन? A, B, C और D ओनली, इसको लगाएंगे B वाले। तो एंट्रोपी वाले क्वेश्चन में अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। अगर न्यूमेरिकल्स आता है कोई वैसा तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके अलावा वो इमेजिनेशन पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। तो याद रखना एट ऑल टेम्परेचर के लिए अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। याद रखना अगर आप सच में ऑल टेम्परेचर चाहते हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव कर देना और ये वैल्यू क्या पॉजिटिव। सच में ऐसा होगा, देखो ये नेगेटिव इसमें तो चेंज नहीं हो सकता, ये नेगेटिव भी इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई, ये पॉजिटिव इस पे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो अगर जब आगे की वैल्यू और पीछे वाली ओवरऑल वैल्यू भी नेगेटिव है तो ऑलवेज नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर आपको मिलेगा। तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस पॉजिटिव। तो स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको यहां पर कहता है अ प्रोसेस हैज डेल्टा एच, डेल्टा एच की वैल्यू 200 जूल पर मोल है, डेल्टा एस की वैल्यू 400 वो भी जूल पर केल्विन पर मोल है। आउट ऑफ द वैल्यू गिवन बिलो चूज द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। ठीक है, कह रहे हैं वो कितना कम से कम टेम्परेचर होगा जिसपे थोड़ा सा बढ़ाया टेम्परेचर तो स्पॉन्टेनियस हो जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। अभी आपसे पूछा नहीं किस टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस, मतलब कि जिससे थोड़ा सा बढ़ाओ तो वहां पर जब ऐसा कुछ आया तो आप उसको अभी मान लो इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम पे मान लेना आप उसको। एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है तो डेल्टा एच बराबर माइनस डेल्टा एच बराबर आपका आ जाएगा इक्वल टी डेल्टा एस। हमसे टेम्परेचर पूछा है तो टेम्परेचर बराबर होगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू 200 है, अच्छी बात है, यूनिट सेम है, यूनिट पे जरूर फोकस किया करो। और यहाँ पर 40 और को होता है 4 पंचे 20। अब बताओगे 5 केल्विन, तो बताओगे 5 केल्विन से अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा करोगे तो अब यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, जैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अब आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने लगेगी। कभी भी ऐसा बोलेगा किस टेम्परेचर पे, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे स्पॉन्टेनियस होने लगे या फिर होने की शुरुआत हो जाए, तुरंत डेल्टा जी को 0 करके ये कॉन्सेप्ट लगाना और टी की वैल्यू निकाल लेना। चलो जेईई मेंस के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर नीट के PYQs के क्वेश्चंस को करते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर देखते हैं, आपके पास बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, यहाँ पर मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। आइसोथर्मल प्रोसेस है और यहाँ पर उसका कंडीशंस दिया। आइसोथर्मल का मतलब आपको बताया क्या, वहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर, ये रहा। आइसोकोरिक में क्या हो जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोबेरिक में क्या हो जाएगा बताओगे कांस्टेंट प्रेशर। तो एडियाबेटिक में क्या 0 हो जाता है हीट चेंज। अब बताओगे यहाँ पर A का सेकेंड, B का थर्ड, C का फोर्थ और D का 1। तो इस हिसाब से A का सेकेंड, B का थर्ड, C का फोर्थ और D का 1। चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे ये क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 76। कह रहे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द वर्क डन इन द एक्सपेंशन एंड हीट एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन 5 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस at 10 atmospheric pressure isothermally expands into vacuum until volume is 15 liter। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द वर्क डन इन द एक्सपेंशन एंड हीट एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन 5 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस। 5 लीटर आइडियल गैस है और यहाँ पर बताया गया 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइसोथर्मली, इसको पकड़ लिया, आइसोथर्मली
एक्सपैंड इनटू वैक्यूम को पकड़ लिया और तब तक बढ़ रहा है जब तक वो 15 लीटर नहीं हो जाता है। देखो अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर क्या हो जाता है। हमारे पास एक फॉर्मूला है U बराबर Q प्लस W। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर कहीं पर वैक्यूम टर्म आ जाए तो मैंने कहा P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, वैक्यूम में जीरो। याद रखना वर्क डन जीरो, वैक्यूम टर्म बोला है। और आपको बताइए यहाँ पर एक जगह उन्होंने कहा आइसोथर्मली, देख रहे हैं आइसोथर्मली, तो डेल्टा U भी क्या हो जाएगा जीरो। तो इस फॉर्मूले में W भी जीरो, डेल्टा U भी जीरो, तो Q अकेला क्या करेगा बताओ, ये जीरो तो मतलब ये भी जीरो, सब जीरो। तो अब आपको यहाँ पर देखना बोथ हीट एंड वर्क डन विल बी ग्रेटर देन जीरो, गलत, क्या होगा जीरो। हीट एब्जॉर्ब विल बी लेस देन जीरो, वर्क डन इज पॉजिटिव, गलत। वर्क डन विल बी जीरो, चलो इतनी लाइन सही है, एंड हीट विल आल्सो बी जीरो। ठीक है, बताओगे सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर आपको बताया गया, हाँ, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 300 केल्विन टेम्परेचर A2 से 3B2, यहाँ पर AB3 बन रहा है। द एंथैल्पी चेंज 15 किलो जूल, देन इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा। डेल्टा H की वैल्यू आपको लिखा है 15 किलो जूल, ठीक। और आपको दिख रहा है आंसर यहाँ पर जाता है जूल में या किलो जूल में। चलो अभी मैं इसको यहाँ पर जूल में कन्वर्ट ही कर लेता हूँ। तो आप बताओ कि इसका मतलब 15,000 आ जाएगा, इतना जूल। और कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा ई क्या होगा ये बता दो। डेल्टा ई डेल्टा यू आप जो भी बोलो। तो आपको पता है इनके बीच का रिलेशन हो जाता है, वहां पर मेन रोल प्ले करेगा डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे, दो में से किसको घटाएंगे, 3 और 1 4, तो 2 - 4 आपका आ जाएगा -2। अब फॉर्मूला रखते हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। हमसे डेल्टा ई पूछा जा रहा है तो हम कहेंगे डेल्टा एच में से डेल्टा एन जी आर टी को घटा देंगे। डेल्टा एच की वैल्यू हमारा 15,000 माइनस डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है -2 इंटू आर की वैल्यू देखना, जूल के साथ अगर ऑप्शन के साथ जाते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8.3, ठीक है। फिर टी टेम्परेचर कितना है 300 है, इतना, ठीक है। तो अब जब आप इसको यहाँ पर देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1500 प्लस यहाँ पर याद रखना, सॉरी 15,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा 2 × 8.3 × 300, तो 600 × 800 8 48, मतलब 4800 के आसपास। यहाँ पर इसको जो आप ऐड करेंगे 15,000, देखो यहाँ पर ये 19,000 समथिंग है, ये 200 है, ये 1900 है, 1.9 किलो जूल के साथ है। तो आप बताएंगे यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग आपका क्या हो जाएगा, ये किलो जूल के साथ ये आपकी वैल्यू आती है 9988.4, इतना जूल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहाँ पर आ जाएगा, तो आप इसको टिक कर देते हैं यहाँ पर पहले वाला। देखो अगर ये किलो जूल में देखा, अगर यहाँ पर आप करते तो 1 2 3 19.98 लिखा होता तो किलो जूल वाला सही हो, लेकिन यहाँ पर 1.99 लिखा इसलिए कैंसिल हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान देना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक। एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 25 डिग्री सी फ्रॉम प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर इज। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, वर्क डन पूछा जा रहा है तो आपके पास फॉर्मूला मैंने बताया 2.303 nRT log बेस 10, वॉल्यूम है कि प्रेशर है बताओ 20। हाँ अब बताओ प्रेशर के साथ मैंने कहा था P1/P2, P1 इनिशियल P2 फाइनल। अब जब इसको सॉल्व करते हैं -2.303, n की वैल्यू कहीं पर दिया है क्या, वर्क डन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल 1 मोल यहाँ पर लिखा है 1, और r की वैल्यू देखना यहाँ पर कैलोरी के साथ आपको ट्रू दिया है, और t की वैल्यू 25 डिग्री से मैंने कहा हमेशा केल्विन में रखना होता है, और log बेस 10। P1 पहले प्रेशर 20 था, अब कितना हो जाता है 10, अब बताओगे 20/10 कैंसिल होकर के log 2, तो W बराबर आप लिखेंगे -2.303 × 2 × 298 × 0.30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -413.14 इतनी कैलोरी आ जाता है। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, ठीक।
तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। अब यहाँ पर आते हैं, विच एमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर आपका सही है? तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका डी वाला डेल्टा एच बराबर डेल्टा वी प्लस डेल्टा एनजी आर टी, कई बार इसको कर चुका है, तो आपका ये डी वाला सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया 80 विच ऑफ द फॉलोइंग पीबी ग्राफ, पीबी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। कौन मैक्सिमम वर्क डन को बताएगा? आपको बताया जब पी और वी के बीच में ग्राफ खींचा जाए, जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा वो, यहाँ पर इनका जो एरिया आएगा इनके बीच का ये आएगा, यहाँ पर इनका एरिया ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो जीरो हो जाएगा। सबसे ज्यादा एरिया आपको कहाँ पर इसमें दिख रहा है? बताओगे यहीं पर मैक्सिमम वर्क डन हमें देखने को मिलेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट आपसे यहाँ पर बोलता है द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी वहां पर क्वेश्चंस करके आ रहा है, अगर आपको फ्री एक्सपेंशन तो वर्क डन जीरो, एडियाबैटिक तो क्यू जीरो, और ये दोनों जीरो तो डेल्टा यू की वैल्यू भी जीरो। मैंने कहा अभी जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, और अगर ये जीरो तो डेल्टा टी की वैल्यू भी जीरो। वही सेम क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया, क्यू जीरो, डेल्टा टी जीरो, डब्ल्यू जीरो। तब बताओगे ए वाला ऑप्शन करें, सबके सब जीरो हो जाएंगे, फ्री एक्सपेंशन और एडियाबैटिक था। तो चलिए आपसे कहता है यहाँ पर अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक, ऑफ अ गैस 300 केल्विन एक्सपेंड 0.1 लीटर से 0.25 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इतना, तो वर्क डन। देखो आइसोथर्मल है और आपको यहाँ पर बताया गया ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर आपको दिया है और वॉल्यूम का दिया है, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला वर्क डन का है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो डब्ल्यू बराबर माइनस पी, पी की वैल्यू कितना है 2 बार है, इंटू डेल्टा वी कितना करेंगे आपको बताया यहाँ पर 0.25 माइनस 0.1, ये तो जाएगा, ठीक है। जब आपको बताइए इसमें से फाइनल वॉल्यूम में इसको घटाएंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.15 आ जाएगा ना, 25 में से 10 घटाओगे तो 15 बचेगा, बस वैसे ही। अब बताओगे 15 दूनी 30, अब बताओगे यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 0.30, इतना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कह रहे हैं कि ये जो आएगा, देखो यहाँ पर पी की यूनिट किसमें थी बार, और वॉल्यूम का लीटर, तो बार लीटर में है, लेकिन ऑप्शन आपका जूल किलो जूल इसमें दिया, तो आपको एक कन्वर्जन देता है 1 बार लीटर बार बराबर 1000 जूल। हमने कहा ठीक है, तो इतना है, तो इसमें क्या करते हैं, सॉरी 100 जूल है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जूल में आ जाएगा। और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं 0.2 कदम पीछे शिफ्ट होगा, 30 जूल आ जाएगा आपका, 30 जूल माइनस 30 जूल आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली इतना मीटर क्यूब, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब टू 10 की पावर -2 मीटर क्यूब एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, द वर्क डन इज। चलो देखते हैं वर्क डन क्या आएगा आपका। वर्क डन का फॉर्मूला ये लगाएंगे माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, एक्सटर्नल प्रेशर है 10 की पावर 5 माइनस 10 की पावर 5 इंटू वॉल्यूम, वी फाइनल वॉल्यूम कितना है, अब बताओगे 10 की पावर -2 से -3, ये निकाल लेना है, तो बताओगे -10 की घाते 5 प्लस में है, तो अब बताओगे इसका मतलब हो जाएगा 0.01 माइनस 0.001, यही तो होगा, 3 अंक के बाद 10 यहाँ पर ये। तो आपको पता है यहाँ पर 10 की पावर 5, इनको जब यहाँ पर घटाएंगे ना तो आ जाएगा 0.009। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे ये माइनस है नहीं, ये 10 की पावर प्लस में 5 में, 3 में से 3 पावर तो इसकी खर्च हो जाएगी, 3 पॉइंट को यहाँ पर पीछे शिफ्ट करने में 2 बचेगा, यहाँ पर 9, आप बताएंगे 900 इतना जूल आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 900 जूल, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर है तो आपको बताएंगे जूल में आएगा, ठीक है, प्रेशर इतना। चलिए तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, और आपको बताया गया अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड कंटेनर, ठीक है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 2.5 फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम, शुरू का वॉल्यूम
2.5 लीटर और फाइनल वॉल्यूम 4.5 लीटर। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन जूल। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होगा ये हमसे वहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर इसको कैसे करना है और क्या यहाँ पर होगा। A gas is allowed to expand well-insulated container against a constant external pressure, इतना। और आपसे बताओ डेल्टा यू पूछा जा रहा है, तो आपको पता है क्या हो जाएगा। एक तो इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और डेल्टा यू बराबर आपको पता है क्या, क्यू प्लस डब्ल्यू, ये वैल्यू 0, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू, और यही तो आपसे पूछा जा रहा है। और दिए गए इन्फॉर्मेशन से हम डब्ल्यू निकाल सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, W बराबर माइनस पी। पी एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 2.5 एटीएम है। डेल्टा वी कैसे निकालोगे, 4.5 में से आपको क्या घटाना है, यहाँ पर 2.5 घटा देना। अब बताइए कितना आएगा 2, तो W बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर -2 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 5, इतना आ जाता है, इतना आएगा। लेकिन यहाँ पर देखना एटीएम और लीटर आएगा, आंसर जूल जूल के साथ सचे हुए हैं। तो एक कन्वर्जन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर याद रखना कि 1 एटीएम लीटर बराबर लगभग 101 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो अब अगर इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है, 5 इंटू क्या करेंगे 101 101 तब ये किस में आ जाएगा, जूल में। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, -505 जूल के आसपास का आंसर आ जाएगा। तो हम कौन सा टिक करते हैं, 505 जूल, बी वाले को टिक करेंगे 505 जूल। ठीक है, तो पहले जो आया था 5 एटीएम आपका किस में था, एटीएम लीटर में था, लेकिन हमारा आंसर जूल में था, तो हमने 101 से मल्टीप्लाई किया। चलो अब यहाँ पर देखते हैं 85 फॉर अ रिएक्शन H385O2 CO2 और 4H2 लिक्विड है कांस्टेंट। इसका हमें वहाँ पर डिफरेंस पूछा जा रहा है। आपको पता है डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। अगर इसको मैं इधर लाता हूँ कोई बात नहीं, डेल्टा H माइनस डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा NgRT। तो बस आपसे ये पूछा जा रहा है। डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी, याद रखना, जल्दबाजी मत करना, यहाँ पर लिक्विड लिखा है। डेल्टा Ng आप निकालेंगे तो प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल आपके 3 हैं, रिएक्टेंट साइड 5 और 1 6 हो जाता है 6, तो आ जाएगा -3। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E बराबर इसके यहाँ पर कितना रखोगे -3 RT, बताओ कि -3 RT। यहाँ पर 85 का आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When 1 mole of a gas is heated at constant volume, constant volume को अंडरलाइन करो, constant volume, temperature is raised 298 Kelvin to 308 Kelvin, heat supplied to the system gas is इतनी हीट दी गई, constant volume इतनी हीट दी, then which statement is correct, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। कहीं पर आइसोथर्मल तो है नहीं कि डेल्टा ई 0 हो, कांस्टेंट वॉल्यूम की वजह से आपने कहा भाई W को 0 होना पड़ेगा। और तब हमारे पास फॉर्मूला क्या, हमने तो ये पढ़ा है, ये आप बताओगे ये 0, इसका मतलब U बराबर Q है कि नहीं। और कितनी हीट सप्लाई की गई 500, और सिस्टम को हीट दिया गया, मतलब Q बराबर आपका 500 आ जाएगा। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए अगर ये 500 है, ठीक है, तो डेल्टा E क्या आ जाएगा, बताओ, ये तो वही है, तो बताओ ये भी 500 आ जाएगा। W होगा 0 और Q और E होंगे बराबर, होंगे कितने 500। तो इस हिसाब से हम बताएंगे Q बराबर डेल्टा E और कितना 500 जूल, और W 0। हम बी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर कोई एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, तो ये आपको बताया गया नेगेटिव, Q नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन। देखो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जानते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो जाता है तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और मैंने कहा था कि इसका मतलब हम सिस्टम को क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, सिस्टम को क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। और जब सिस्टम को हीट देते हैं तो मैंने कहा सिस्टम को हीट दोगे तो वो किस में आएगा, पॉजिटिव। तो बताओ क्या डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो बी वाला,
और ये नहीं नेगेटिव नहीं, आप बताओगे QP कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमने हीट दिया वो भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अगर सिस्टम को हीट दे, मैंने कहा सिस्टम को दो फायदा होता है, जब आप उसके ऊपर वर्क करो तब फायदा होगा, जब आप उसको क्या करते हैं वहाँ पर हीट देते हैं, इन दो की वजह से उसको फायदा होता है। तो आप यहाँ पर वो बताओगे बी और डी, बी और डी, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं यहाँ पर, कह रहा था स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन किलो कैलोरी Ba2+, आपसे पूछा जा रहा है और आपको दिया है गिवन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 इतना है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन BSO4 इतना है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन BSO4 इतना है। तो Ba2+ का फॉर्मेशन हमसे पूछा जाए। चलो मैं आपको एक प्रोसेस बताऊँ इसको कैसे करते हैं। जब Ba2+ एक्वस SO4 - एक्वस आपस में रिएक्शंस करके यहाँ पर बना देते हैं BaSO4 सॉलिड। क्या बना देते हैं? सॉलिड। आप देख रहे हैं एक्वस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चला जाना। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टलाइजेशन। जो यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन होगी, हीट ऑफ रिएक्शन होगी, अगर उसको कहना चाहें तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकते हैं। आए समझ में? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस में यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रिस्टलाइजेशन, सॉलिडिफिकेशन, एक्वस फॉर्म अपने सॉलिड फॉर्म में जाकर के क्रिस्टल के रूप में नीचे बैठ जा रहा है। तो मैंने कहा जैसा प्रोसेस उस हीट ऑफ रिएक्शन को ऐसा नाम दिया जा सकता है। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शंस को हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करके इसकी वैल्यू दे दिया यहाँ पर। और आपको बताया रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कौन सी जानकारी दे रहा है? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन दिया, इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो मैंने कहा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जो जानकारी देगा वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। अगर क्वेश्चंस बनाना है यहाँ पर आप बताएंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस बराबर, ये हीट ऑफ रिएक्शन को ही नाम से बोले आ रहे हैं। कौन से नाम से? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बराबर। और आपको पता है इन सब का कौन सा फॉर्मेशन दिया है, कौन सी वैल्यू? स्टैंड फॉर्मेशन की, और फॉर्मेशन की वैल्यू देता है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो हम इसको ऐसे करेंगे, कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? BaSO4 का, प्रोडक्ट में एक ही लोग थे, फिर माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? Ba2+ का, फिर प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन SO4 2- का। ऐसे अब वैल्यू को रख करके देखो इसकी वैल्यू कितनी है। क्रिस्टलाइजेशन की जो वैल्यू हमें दिया गया है वो है -4.5 बराबर, इसकी वैल्यू BaSO4 के फॉर्मेशन की वैल्यू दिया है -349, फिर माइनस यहाँ पर हमें करना Ba एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन Ba2+ का, फिर प्लस SO4 की वैल्यू दिया ना 216। अब डायरेक्टली यहाँ पर क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होगा, -216 ऐसे नहीं। इनको निकालना है, इनको कोई ना एक साइड करते हैं, इनको उधर लेके जाते हैं। इधर माइनस साइन होगा ना, माइनस ये प्लस हो जाएगा, याद रखना यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। फॉर्मेशन बराबर ये माइनस, यहाँ पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ये इधर आया वो उधर गया, -349। याद रखना ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हुआ ना, तो यहाँ पर आप बताओगे 216, और ये जो माइनस था इधर उधर गया तो प्लस 4.5। आप बताओगे 349 और 16 4 क्या हो जाएगा? 20, 220.5। और जब 349 में से 220.5 घटाएंगे तो -128.5 इतना आ जाएगा। तो बताओ कि यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बस इस रिएक्शन को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा क्रिस्टलाइजेशन, तो आप ऐसा कह सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शंस दे करके सबका फॉर्मेशन दिया, बस एक का फॉर्मेशन नहीं दिया, क्या उसका बता, तो हम कर सकते हैं। चलिए आपसे पूछा गया H2+O2 2H2O, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस इतना दिया गया। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ डीकंपोजिशन 1 मोल ऑफ वाटर। देखो मैंने आपको एक बात बताया, लेवोसियल लैप्लास ला ये कहता था अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाए जितनी हीट मिलती है उतनी हीट आपको उसके डीकंपोजिशन में भी मिलेगी, बस साइन बदल जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 मोल वाटर बनाया गया तो इतना, अगर 2 मोल वाटर को तोड़ा जाता 2H2O को अगर हम तोड़ते ना 2H2+O2 तो यहाँ पर जो डेल्टा H आपको मिलता है वो सेम मिलता +483.64 इतना, लेकिन ये 2 मोल का हिसाब है, हमें तो 1 मोल का चाहिए था, पर मोल बोल रहे। हमने कहा ठीक है 2 मोल में इतना, तो पर मोल में डेल्टा H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 483.6
डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे 241.82 आ जाएगा। तो आप बताएंगे यहाँ पर बी वाले को करेक्ट कर लें। ठीक है, एक तो उन्होंने क्या बताया कि आप जल्दबाजी करो, हालांकि कोई ऑप्शन मैच नहीं किया। एक ऑप्शन अगर ये भी दे देते 483.64, बहुत लोग जल्दबाजी करते हैं, अगर पर मोल का हिसाब नहीं देखते तो वहाँ पर गलत कर देते हैं। तो पर मोल, एक तो यहाँ पर सेम वैल्यू आएगी, लेकिन 2 मोल के लिए भी सेम आएगा फॉर्मेशन डिकम्पोजिशन में, बस 1 मोल का करना था तो 2 से डिवाइड कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। चलो आपको बताया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी x2 y2 और xy आपको रेशियो में दिया इतना, तो मतलब आप कहेंगे x2 y2 xy, ये 1 है, ये 0.5 है और ये 1 है। अगर मैं इसको x मान लेता, ये x होता तो ये x/2 हो जाएगा, फिर 1 के लिए x माना है तो xy की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमसे पूछा अगर इनके xy के फॉर्मेशन की वैल्यू इतनी है तो x2 की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी या फिर डिसोसिएशन एनर्जी। तो हम सबसे पहले xy के फॉर्मेशन की रिएक्शंस लिखते हैं, और मैंने लिखाना आपको सिखाया x और y, x का स्टेबल फॉर्म x2, y आ रहे कहाँ पर y2 से, लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो 1/2 ये बन गया। और ये रिएक्शन फॉर्मेशन की है, तो इसलिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यू दिया गया वो 200 है, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन आपको दिया। और मैंने कहा कि अगर आपको रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी दिया, तो बॉन्ड एनर्जी हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कहेंगे। 1/2 बॉन्ड एनर्जी x2 का कितना माना गया x, और प्लस 1/2 बॉन्ड एनर्जी इसका भी क्या था x/2, क्योंकि ये 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी वैल्यू तो x/2 ही थे, तो यहाँ पर फिर से x/2, और फिर माइनस रिएक्टेंट साइड में कौन है, ये x। चलो अब इसको सॉल्व करना है बस। अच्छा, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं -200 बराबर x/2 और x/4। आप इसको जब यहाँ पर करेंगे तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3x/4 आएगा, और यहाँ पर -x है, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होगा तो 3x - 4x आ जाएगा। 3x - 4, 3x में से 4x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अब बताइए कि -x/4 आएगा, तो माइनस से माइनस इस कैंसिल हो जाएगा, और x बराबर आपका 200 × 4 कितना आ जाएगा, 800 आ जाता है, 800। जब ये 800 आया, आपको बताया कि x2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी मानी गई थी x, और वही कितना 800 आ गया। तो आप बताओ कि इसकी एनर्जी क्या, हम डायरेक्ट बोलेंगे 800 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इसमें क्या होगा उसको समझते हैं। और इसमें बताया गया एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। देखो 4H गैसियस एटम थे, H2 बनाया, इतना है। द डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HS, इसको तोड़ने में भी आपको इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। मतलब मैंने आपको बताया वही लेवोसियर लैप्लास वाला रिएक्शन, 4H+ में जाएंगे तो आप बताएंगे आपको जो एनर्जी यहाँ पर मिलेगी सेम, बस यहाँ पर इतना माइनस में था, अब क्या मिल जाएगा आपका डेल्टा H की वैल्यू आपको प्लस में 869.6 किलो जूल। लेकिन बॉन्ड एनर्जी पर मोल का होता है, ठीक है। यहाँ पर कितने थे, 2 मोल H को तोड़ा गया, तो आप बताओगे ये तो 2 का था। अगर पर मोल की बात करते हैं यहाँ पर हमें पर मोल का पूछेगा नहीं, आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर, तो आप बताओगे क्या हो जाएगा, तो 869.6 अपान क्या कर देंगे, ठीक है। और तोड़ने के लिए यहाँ पर याद रखना ये तो जुड़ा तब इतनी हीट निकली, जब तोड़ेंगे तो हीट देनी पड़ेगी, और इसकी आधी देनी पड़ेगी, आप बताएंगे प्लस 434.8 किलो जूल आ जाएगा। तो आप बताएंगे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए याद रखना, क्योंकि ऐसा नहीं कर बताओगे अच्छा इतना आपने कहा, अच्छा वो मुझे याद आ गया, इसका वही सेम वैल्यू होगी। हालांकि एक वैल्यू दिया लेकिन वहाँ पर प्लस दे दिया, माइनस दिया था, वो बदलेगा, वो प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के लिए क्या हो जाएगा, उसका भी आधा आपको लगाना पड़ेगा। हम इसमें सी वाले को टिक करते हैं, तो 91 का क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। चलो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंक्रीजेस, यहाँ पर याद रखना मिसिंग है एंट्रोपी। इन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। अ लिक्विड इवोपरेट टू वेपर, कोई लिक्विड से वेपर फॉर्म में जा रहे हैं तो साफ साफ दिख रहा है, सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज़्यादा वेपर, तो इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम, बताओ इतने से इतना। और मैंने आपको बताया था अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ती है, तो घटाओगे तो घट भी जाएगी, बढ़ाने पर बढ़ा तो घटाने पर घट जाएगा। और ये क्या कर रहे, घटा रहे तो घट जाएगा, तो इसको हटाना, हमें बढ़ने वाले को टिक करना। NH4
NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में जा रहा है, वाटर गैस है। तो अगर केमिकल रिएक्शन है तो मैंने कहा था डेल्टा Nc निकाल के बताना। बताओ प्रोडक्ट में गैसेस मोल कितने हैं, 1 और 1 2, ये तो सॉलिड है और रिएक्टेंट में कोई है नहीं 0, तो आप बताओगे 2 का मतलब क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज कर रहा है। और डी वाले में देखो Cl2 गैस से 2Cl जा रहा है, तो डेल्टा Ng अगर आप निकालोगे गैसेस मोल कितने 2 -1 1। वैसे भी आप देखो पहले ये 2 Cl साथ साथ रहते थे बॉन्डेड फॉर्म में, अब फ्री हो गए, जितना फ्रीडम उतना ज़्यादा एंट्रोपी। तो बताओ कि इसमें A, C और D में इंक्रीज करे, A, C, D। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इज करेक्ट ऑप्शन। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है मतलब एक ही डायरेक्शन में, आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन करेक्ट ऑप्शन। आइसोथर्मल सुनते ही हमको क्या जीरो करना है, ये एक्सपेंशन हो रहा है, अगर एक्सपेंशन होगा तो फैलाव होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर डेल्टा टी का बताया गया, क्या डेल्टा टोटल मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग आपका जीरो होगा, कभी जीरो नहीं, फैलाव होता जा रहा है। वैसे भी हमें पता है यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करती है, तो बताओगे यू तो जीरो लेकिन डेल्टा एस जीरो नहीं होगा। ठीक है, एक तो यहाँ पर इसमें जीरो जीरो नहीं बताया, 2 ऑप्शन थे टक्कर में, इसने कहा कि डेल्टा एस भी जीरो हो जाएगा, नहीं, एक्सपेंशन हो रहा है, फैलाव हो रहा है, जितना ज़्यादा फैलेगा आप बताएंगे उतना ज़्यादा एंट्रोपी होगा, तो डी वाला। द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ एट ऑल टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस अभी वहाँ पर बताया था आपको, अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या कर देना है, लेस देन 0 और डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंथैल्पी डिक्रीज करे और एंट्रोपी इंक्रीज करे, मतलब आप कह सकते हैं एंथैल्पी नेगेटिव आए डेल्टा एस पॉजिटिव, या नेगेटिव और पॉजिटिव ये ऑप्शन। लेकिन एक ऑप्शन और यहाँ पर सही हो जाएगा, अगर आप डेल्टा एच की वैल्यू को नेगेटिव कर दे और डेल्टा एस अगर आपका 0 हो तो देखो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है कि नहीं, इसकी वैल्यू नेगेटिव और ये वैल्यू 0 तो पूरा टर्म 0, तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच का होगा, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव। अब बताओगे हम सी वाले को ठीक कर सकते हैं। जब ये पूछा गया तो 2 ऑप्शन करेक्ट थे, नीट का ही तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, तो पहला और तीसरा। If the enthalpy change for the transitions of a liquid water to steam, इतना किलो जूल एट इतना टेम्परेचर, the entropy change for the process is, देखो एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लिक्विड इतना से इतना है, एंथैल्पी चेंज ये रहा किलो जूल, ये टेम्परेचर रहा। एंट्रोपी चेंज हमसे पूछा जा रहा है, डेल्टा एस पूछा जा रहा है, डेल्टा एच गिवन है 30 किलो जूल है, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो 30,000 जूल आ जाएगा, क्योंकि सभी आंसर किस में है, जूल में। और टेम्परेचर हमें दिया है 27 है, सबको पता है, 273 जोड़ देंगे आ जाएगा कितना, 300 केल्विन। तो डेल्टा एस पूछा जा रहा है, तो सबको पता है डेल्टा एच अपान टी, तो टी कितना 300 कैंसिल हो जाएगा। आप बताओगे यहाँ पर कितना आ गया, 100 केल्विन, सॉरी डेल्टा एस 100 जूल। तो बताओगे यहाँ पर डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 100 जूल। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, तो 96, फॉर वेपराइजेशन ऑफ वाटर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैल्यू डेल्टा एच इतना और इतना दिया। ठीक है, पूछना क्या चाहता है, टेम्परेचर व्हेन गिब्स एनर्जी चेंज दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल बी 0। कह रहे हैं वो टेम्परेचर यहाँ पर डेल्टा जी जीरो जब होगा आपको बताया वहाँ पर इक्विलिब्रियम पे ये 0 होगा, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एच, क्योंकि घूम फिर के देखो वही क्वेश्चन आ रहा है, हमसे टेम्परेचर पूछा गया, टेम्परेचर बराबर कहेंगे डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एस, सो डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। और हमेशा आप यूनिट पे जरूर ध्यान दें। ठीक है, इसकी यूनिट है किसमें, ठीक है किलो जूल, जबकि इनकी यूनिट है जूल के साथ। अब बताओगे यहाँ पर आंसर में अगर हम बात करते हैं तो हमें दोनों को सेम यूनिट के साथ रखना पड़ेगा, क्यों ना अब इसको मैं जूल में ही कन्वर्ट कर दूँ। तो डेल्टा एच को अब ये 3 डिजिट आपका यहाँ पर राइट साइड शिफ्ट होगा, तो 630 ये जूल में आ जाएगा, और डेल्टा एच की वैल्यू आप बताएंगे यहाँ पर 1, डेल्टा एस की वैल्यू 108.8, तो टी इक्वल टू आपका आ जाएगा 373.4। आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन चेक दिस। ठीक है, 273.4 केल्विन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं,
कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। पता है क्या कि यहाँ पर आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है और वहाँ पर आपको बताना है कि गिब्स एनर्जी चेंज के लिए क्या सही आपको लग रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे। अब बताओगे यहाँ पर लेस देन जीरो इज नॉन स्पॉन्टेनियस, गलत। आपको बताया इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आई मतलब माइनस में स्पॉन्टेनियस। ग्रेटर देन जीरो इज स्पॉन्टेनियस, ये भी गलत। इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम, ये बात सही है। मैंने आपको बढ़ाया था ये जीरो थी, मैंने कहा था कि ग्रेटर देन जीरो तो मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, लेस देन जीरो स्पॉन्टेनियस और जीरो आया तो एट इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपके पीवाईक्यूज नीट और जेईई के क्वेश्चंस थे सेक्शन बी में कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगले टर्म पे हम लोग यहाँ पर सेक्शन सी के क्वेश्चंस करेंगे। आज इतना करते हैं, ठीक है, थैंक यू।